चलो स्टार्ट करते हैं। आपको नोट्स भेजा है, एज ऑफ नाउ नोट्स खुला रखो, चलेगा। नोट्स में जो पैटर्न है वो पैटर्न से जा रहे हैं हम लोग, ठीक है। मतलब पहले डीएनए का पढ़ेंगे, फिर हम लोग एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे। लेट मी चेक क्या है। हाँ, डीएनए के बाद पैकेजिंग है, फिर एक्सपेरिमेंट है। ओके फिर अपना टेक्स्ट बुक देखोगे, स्टेट बोर्ड वाला बुक, वहां पर सबसे पहले एक्सपेरिमेंट से बाद में हम लोग डीएनए के ऊपर जाते हैं, ठीक है। कोई भी चलेगा। यूजुअली जब मैं पढ़ाता हूँ मैं यही करता हूँ, पहले एक्सपेरिमेंट वाला पार्ट पढ़ाता हूँ, फिर डीएनए वाला पार्ट पढ़ाता हूँ, ठीक है। अभी हम लोग पहले डीएनए वाला करते हैं, फिर विल गो टू द एक्सपेरिमेंट पार्ट। कूल, यस। सबसे पहले ये चैप्टर का इंपॉर्टेंस देखते हैं। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स अगर एमसीक्यू का बात करना है तो, ठीक है। ये चैप्टर एकदम ऐसा भलता चैप्टर है। 4-5 क्वेश्चन भी आ सकता है, ठीक है। कभी कभी 11 क्वेश्चन भी आ सकते हैं, कभी कभार आ चुके हैं, है ना। कभी कभार क्या आ चुके हैं। 2021 में आई थिंक सो 11 क्वेश्चन से ये चैप्टर है, जो कभी भी कोई भी चैप्टर में नहीं हुआ है। 11 क्वेश्चन एक ही चैप्टर से, यस। 44 मार्क्स का एक चैप्टर। उसके बाद नेक्स्ट ईयर आई थिंक सो 6 क्वेश्चन पूछे। ओके, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट। ये चैप्टर से 11 क्वेश्चन थे, और 2021 में आई थिंक जेनेटिक्स से भी 6 या 7 क्वेश्चन थे। यस सर। और इवोल्यूशन से, हाँ, 1-2 से भी काफी 6-7 क्वेश्चन थे। बायोटेक से इन जनरल 4 से 7 क्वेश्चन पूछते ही है। बट सोचो जेनेटिक्स से एक पूरा यूनिट, इससे 11 क्वेश्चन, उससे 6 क्वेश्चन, और जो सॉरी इवोल्यूशन से 3 क्वेश्चन थे। कितने सारे क्वेश्चन हो गए। जस्ट इमेजिन 21 क्वेश्चन फ्रॉम वन सिंगल यूनिट। बहुत 80 मार्क हो गया, 80 मार्क हो गया सिर्फ एक यूनिट से, 3 चैप्टर से। इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगेन, ये चैप्टर में कुछ हिस्सा तुम बायोमोलिक्यूल्स में पढ़ोगे, जो मैं आज आपको कराऊंगा। आज का अपना मकसद है, आज हम लोग डीएनए का पैकेजिंग पढ़ेंगे, डीएनए का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, और हम लोग करेंगे कौन सा वाला पार्ट, सारे एक्सपेरिमेंट वाला पार्ट। क्लियर। इससे डेफिनेटली एक न्यूमेरिकल तो आ सकता है। ओके, न्यूमेरिकल वाला पार्ट भी आज हम लोग करेंगे। रही बात तुम्हारे बोर्ड एग्जाम के लिए डीएनए का पैकेजिंग का क्वेश्चन आ सकता है, राइट नोट ऑन डीएनए रेप्लिकेशन आ सकता है। उसके बाद सारे एक्सपेरिमेंट के ऊपर 3-3 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है, जैसे राइट नोट ऑन ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट, राइट नोट ऑन हर्शी एंड चेज एक्सपेरिमेंट, राइट नोट ऑन, हाँ, राइट नोट ऑन एक्सप्लेन हाउ डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल। ये सारे बहुत ही ज्यादा कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन है। कुछ कुछ चैप्टर्स है ना, उससे डेफिनेटली जो तुम्हारा सेक्शन डी है ना, वहां से क्वेश्चन बनता है। जैसे रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर हो गया, उसमें मेल फीमेल का पूछ सकते हैं। फ्लावर वाला चैप्टर हो गया, उससे पूछ सकते हैं। फिर ये वाला चैप्टर हो गया, उससे पूछ सकते हैं। मेंडल वाला चैप्टर हो गया, पूछ सकते हैं। ये पहले के जो 3-4 चैप्टर है ना, उसमें से तुम्हारा सेक्शन डी का क्वेश्चन बनने वाला है। क्लियर, यस। तो चैप्टर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, फ्रॉम अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू भी काफी ज्यादा ट्रिकी चैप्टर है। इसमें कुछ कॉन्सेप्ट है जैसे लैक ओपरॉन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, जो पक्का तुमको एक बार में नहीं समझेंगे, तुमको बहुत बार उसको रिपीट करना पड़ेगा, बहुत बार रिवाइज करना पड़ेगा, तब जाके थोड़ा ब्रेन में उतरेगा वो। क्लियर, यस। लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। सबसे पहले तो चैप्टर का मतलब समझते हैं। मॉलिक्यूलर बेसिस मतलब क्या। सर लाइक इनहेरिटेंस क्या होता है, वो चीज जो आगे बढ़ेगा, यस जो चीज जो नेक्स्ट जनरेशन में जाएगा, दैट इज कॉल्ड इनहेरिटेंस। इसके पहले वाला चैप्टर का नाम है जेनेटिक बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। उसमें लोग पढ़ते जीन्स के बारे में, और फिर वही जेनेटिक बेसिस बन जाता है क्रोमोसोमल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। तो सब में बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के बाद जेनेटिक पढ़ लिया, क्रोमोसोम पढ़ लिया, फिर मॉलिक्यूलर क्यों पढ़ रहा है, क्या डिफरेंस है। मॉलिक्यूल में सब आ जाएगा ना सर। एग्जैक्टली, जब मैं जेनेटिक का बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ सेगमेंट ऑफ genes। डीएनए का, हाँ। ठीक है। क्रोमोसोमल बेसिस का बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ पूरे डीएनए का, दैट इज पूरा का पूरा क्रोमोसोम का बात कर रहा हूँ। जब मैं मॉलिक्यूलर बेसिस बोल रहा हूँ, मैं स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स को स्टडी करूंगा, डीएनए को, आरएनए को, और इनके अंदर कैसे चीजें ट्रांसफर करेगी, सो दैट वो नेक्स्ट जनरेशन में एज इट इज ट्रांसफर हो सके। क्लियर, यस। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चन है इसमें, ठीक है। टेक्स्ट बुक में भी काफी अच्छे से लिखा हुआ है, बट कुछ पॉइंट्स इतने अच्छे से नहीं लिखे हुए, ठीक है। तो नोट्स, टेक्स्ट बुक दोनों साइड साइड में हम लोग रखेंगे। कंपेयर, इफ यू कंपेयर दिस बुक, दैट इज आवर स्टेट बोर्ड वाला बुक, और ये एनसीईआरटी वाला बुक, काफी सिमिलर है। कुछ ज्यादा खास डिफरेंस है नहीं। फ्रेमिंग देखा जाए तो स्टेट बोर्ड की बुक में थोड़ा बेटर है, वहां पर अच्छे से असेंबल किया हुआ है, यहाँ पर इतना अच्छे से नहीं दिया हुआ है। क्लियर, तो हम एनसीईआरटी से एनसीईआरटी से ही पढ़ना है, नीट के लिए तो एनसीईआरटी से ही पढ़ना है। इससे मैंने बोला ना, अभी इन लोगों का फ्रेमिंग अच्छा है स्टेट बोर्ड की बुक में, टॉपिक ऐसा है, टाइटल अच्छे से दिया हुआ है। यहाँ पर अपने को एज यूजुअल बड़ा सा पैराग्राफ दे दिया, बहुत सारी चीजें उसमें भर दी है, तो अपने को निकाल निकाल के लिखना है, ठीक है। देखते हैं डीएनए क्या होता है। व्हाट इज डीएनए। डीएनए इज डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, एक लॉन्ग पॉलीमर है राइबोन्यूक्लियोटाइड्स का, या डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड का,
लेंथ कितना होता है एक डीएनए का मालूम है? 4.0 अपने सेल में कितना डीएनए एक सेल में? एक सेल में मतलब लेंथ पूछ रहे हैं आप? हाँ लेंथ वो 2.2 पूरा अगर खोले तो अरे एक सेल का नहीं सर 2.2 मीटर 2.2 मीटर एक सेल में। कितना है एक सेल में? 2.2 मीटर। अब ये वैल्यू बहुत बड़ा लग रहा है छोटा लग रहा है? बड़ा बहुत बड़ा है। सेल कितना होता है? एक सेल के अंदर 2.2 मीटर। तो 1 मीटर कितना होता है? इतना। 2 मीटर 1 2 और थोड़ा सा, मतलब अगर एग्जैक्टली बात करूं, यहाँ से लेकर आर्यन तक का डिस्टेंस, मेरे लैपटॉप से लेकर आर्यन तक का डिस्टेंस इज 2.2 मीटर्स। यस सर। ओके, शाहरुख खान बोला और निकलो तो खुश हो जाता था। ओ दया देखने देखने गए थे कौन? हम। कहाँ जाएगा? अब मैंने लग रहा है मैंने इंस्टाग्राम पे सबका पूरा पठान मूवी देखी है। मैंने भी सब वही डाल रहे हैं। एंट्री सीन डाल दिया उसका, जो झोल था वो डाल दिया, क्लाइमैक्स डाल दिया, सब डाल दिया। पार्ट 2 मुझे लगता है इंस्टा पे रिलीज होगा डायरेक्ट। पठान पार्ट 2 पोस्ट क्रेडिट सीन भी लोगों ने वही डाल दिया है। तो कोई तो बोल रहा था फ्लॉप हो जाएगी। बहुत लोग बोल रहे थे, ये तो पता था फ्लॉप तो नहीं होगी ये। 4 साल बाद आएगा। ठीक है कोई बात नहीं, नाउ इट डजंट मैटर। चलो 2.2 मीटर, अभी इतना बड़ा सा डीएनए एक सेल में कैसे फिट होगा, ये स्टोरी है। दैट इज पैकेजिंग ऑफ डीएनए। सुपर कॉइल बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं? सुपर कॉइल। एक होता है कॉइलिंग, कॉइलिंग मतलब लपेटना, सुपर कॉइलिंग मतलब और जोर से लपेटना, ठीक है, और उसको और कंडेंस फॉर्म में लपेटना। रबर बैंड अरे सब होगा इसके अंदर। ये डीएनए है राइट, ये सपोज 2.2 मीटर है। इसको मैं ऐसे ऐसे कॉल करके रख सकता हूँ, स्पेस कम ऑक्यूपाई करेगा, बट इसमें भी काफी ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई हो रहा है राइट। लेट्स अज्यूम मैं इसको और कॉल करता हूँ ऐसे और ऐसे और ऐसे और ऐसे और ऐसे। ये होता है कंडेंस फॉर्म। क्या बोलता है? कंडेंस फॉर्म। अब जरा इतना बड़ा जो धागा था अब आ गया मेरी उंगलियों में। यस, ये तो ना बच्चा मैंने हिस्टोन यूज भी नहीं किया। एक्चुअली क्या होता है, डीएनए हिस्टोन के ऊपर लपेटा जाएगा, फिर ऐसा चेन की माला बनेगी, फिर उसको और ट्विस्ट करेंगे तब जाके डीएनए कंडेंस होता है। ऐसे समझो मांझा और फिरकी। मांझा मालूम है आपको? नो व्हाट मांझा इज? पता है काइट उड़ाते हैं तो धागा जो होता है उसको बोलते हैं मांझा, और जो पूरा जो हाथ में पकड़ते दैट इज कॉल्ड एज फिरकी। अब टेक्निकली देखा जाए एक फिरकी के अंदर कम से कम 40 किलोमीटर लंबा मांझा होता है, एक उसमें 40 किलोमीटर बड़ा थ्रेड होता है। तो क्या आप इमेजिन कर सकते हो अपने हाथ में 40 किलोमीटर थ्रेड आ जाए? बिल्कुल नहीं। 40 किलोमीटर तो कितना, यहाँ से अंधेरी हुआ, यहाँ से अंधेरी तक का धागा अपने हाथ में आ सकता है अगर मैंने उसको लपेटा तो। इनफैक्ट लेट्स अज्यूम ऐसे बहुत सारे धागे को मैं बैग में भर दूं, तो मेरे ऐसे वाले बैग में कम से कम ऐसे 8 या 10 फिर की आ सकती है, यानी ऑलमोस्ट 400 किलोमीटर आ सकता है मेरे बैग में। बट टेक्निकली ऐसा देखा जाए बैग में 400 किलोमीटर का धागा है, बोलूंगा भरोसा होगा क्या? नहीं। 400 किलोमीटर मतलब यहाँ से कितना हो गया, ऑलमोस्ट अहमदाबाद तक हो गया। यहाँ से लेके गुजरात तक का रास्ते मेरे बैग में आ सकता है डेफिनेटली, उससे ज्यादा आ सकता है इनफैक्ट। जो तुम्हारा सुइंग मशीन का रील होता है ना, सुइंग मशीन का रील धागा, उसमें कम से कम 10 मीटर होता है। अगर वो मोटा लगेगा उसमें 100 मीटर होता है, 50 मीटर वाला भी आता है। वो तुम्हारे पाम में आ सकता है 50 मीटर। क्यों आ सकता है? बिकॉज उसको कॉइल किया गया है। डीएनए को बच्चा 3 बार कॉइल किया जाता है। एक बार उसको ना हिस्टोन के ऊपर लपेटते हैं, हिस्टोन कुछ ऐसा दिखता है, उसको डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग टॉपिक जब आएगा। बट अभी फिलहाल समझते कि कैसा होगा। ऐसा हिस्टोन है, हिस्टोन के ऊपर लपेटा जाएगा, फिर इसके बाद नेक्स्ट हिस्टोन के ऊपर लपेटा जाएगा, फिर उसके बाद नेक्स्ट पे, उसके बाद एक और पे, उसके बाद एक और पे, ऐसे करके लपेटा जाएगा जिससे लेंथ कम हो जाएगा। फिर ये जो लपेटे हुए उनको कॉल करके कंडेंस फॉर्म बनाया जाएगा। इस तरह से डीएनए मेरा फाइनली बनेगा क्रोमोसोम। क्या बनेगा? क्रोमोसोम। पूरे सेल में अबाउट 2.2 मीटर लंबा धागा है। अब समझा कैसे फिट होता है 2.2 मीटर एक छोटे से सेल में? ओके, अगर मैं बात करूं बॉडी के सारे सेल्स के धागे की तो कितना बड़ा धागा बनेगा? यहाँ से लेकर मून तक और वहां से रिटर्न। ओके, जितने अपने पास सेल है सारे के सारे सेल का डीएनए अगर एंड टू एंड मैंने ज्वाइन किया तो द थ्रेड विल बी सो लॉन्ग दैट इट विल गो फ्रॉम हियर टू मून एंड इट विल कम बैक। इतना बड़ा डीएनए अपने पास हर सेल्स का मिला के, जो काफी अमेजिंग चीज है राइट। कूल।
चलो इसको पैकेज कैसे करते हैं वो पढ़ने से पहले हम देखते हैं कि ई कोलाई में कितना है। ई कोलाई में कितना होता है 4.6 इंटू 10⁶ बेस पेयर्स होते हैं Yes. और हैप्लॉइड कंटेंट ऑफ ह्यूमन डीएनए में होता है 3.3 इंटू 10⁹ बेस पेयर। कितना है 3.3 इंटू 10⁹ बेस पेयर्स। ये 3.3 इंटू 10⁹ बेस पेयर है ना, ये वैल्यू कहीं सुना सुना है क्या क्या 3.3 इंटू 10⁹ बेस पेयर्स। व्हाट इज 3.3 इंटू 10⁹? बोर्ड पे करो 3 into 10⁸ पता है 3.3 इंटू 10⁹ बेस पेयर कितना हुआ ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 8 हो गया ना पॉइंट हटा दिया तो 9 हो गया ना। कितना हो देखो ये यूनिट 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 लाख करोड़ क्या आएगा फिर 100 करोड़ 10 lakh करोड़। crore 10 करोड़ फिर 100 करोड़ राइट। ये 33 करोड़ कुछ ऐसा सुना है कभी? हाँ हाँ सुना है। सर ये वही डीएनए का लेना सर ये तो बस 3 into 10⁸ सुना है लाइट का वो तो बच्चा मीटर पर सेकेंड है 33 को एग्जैक्टली। क्या मैं बताऊं बहुत सारे टेक्स्ट में ये इनफैक्ट नॉट जस्ट हिंदू में इजिप्शियन में भी ये नंबर बहुत रिपीटेड। हाँ बहुत सारे जो पुराने माइथोलॉजिकल लैंग्वेजेस में ये वैल्यू बहुत बार रिपीट होता है। इसको हम लोग उन लोग बोलते हैं कितने कैरेक्टर्स होते हैं अपने बॉडी में 33 टाइप्स एंड डीएनए टेक्निकली गिव्स अ कैरेक्टर टू द बॉडी। ठीक है बट अपने को इतने सारे कैरेक्टर नहीं मिला अब तक साइंटिफिकली। बट पुराने टेक्स्ट के अकॉर्डिंग हर पर्सन के पास इतने सारे कैरेक्टर्स होते हैं which is nothing but the length of or the number of base pairs in one DNA. कैरेक्टर्स मतलब क्या Characters, types, characteristics, पर्सनालिटी personality, yes, personality बोल सकते हो। चलो ऑल्दो इसमें से कितने एक्टिव जीन्स है वो हम लोग बाद में पढ़ेंगे जब हम लोग ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट पढ़ेंगे बट इतने सारे कैरेक्टर्स होते हैं। ठीक है अब आते हैं डीएनए पे। डीएनए क्या होता है? डीएनए पॉलीन्यूक्लियोटाइड है। क्या है? पॉलीन्यूक्लियोटाइड। क्या है? पॉलीन्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड क्या होता है? व्हाट इज न्यूक्लियोटाइड? न्यूक्लियोटाइड में 3 चीजें होती है ऐसे याद रखो। न्यूक्लियोटाइड तो मतलब 3 चीजें पेंटो शुगर नाइट्रोजन बेस और फॉस्फेट ग्रुप। यस ये 3 चीजें। एक और टर्म होता है जिसको बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड एस यानी सेकेंड यानी 2 चीजें होगी पेंटो शुगर होगा और नाइट्रोजन बेस होगा। 2 ही चीजें होगी। दोनों सिमिलर साउंडिंग वर्ड्स है। न्यूक्लियोटाइड में 3 चीजें हैं पेंटो शुगर नाइट्रोजन बेस और फॉस्फेट ग्रुप। रिपीट करोगे न्यूक्लियोटाइड में क्या है? पेंटो शुगर नाइट्रोजन बेस फॉस्फेट ग्रुप। न्यूक्लियोसाइड में क्या है? पेंटो शुगर और नाइट्रोजन बेस। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ न्यूक्लियोटाइड इक्वल टू न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट ग्रुप। बोलो समझा कि नहीं? यस मैंने न्यूक्लियोसाइड के बदले क्या लिखा? पेंटो शुगर प्लस नाइट्रोजन बेस के बदले क्या लिखा? न्यूक्लियोसाइड। अब यही क्वेश्चन को मैं ऐसे लिख सकता हूँ न्यूक्लियोटाइड माइनस फॉस्फेट ग्रुप इक्वल टू न्यूक्लियोसाइड। बोलो यस और नो। क्या किया मैंने? इसको यहाँ लेकर आया सिंपल अरिथमेटिक। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ न्यूक्लियोटाइड माइनस न्यूक्लियोसाइड इक्वल टू फॉस्फेट ग्रुप। यस हाँ ऐसे समझो न्यूक्लियोटाइड में न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट। न्यूक्लियोसाइड क्या था? पेंटो शुगर नाइट्रोजन प्लस फॉस्फेट ग्रुप बना करेक्ट। इसको देखो न्यूक्लियोटाइड मतलब पेंटो शुगर नाइट्रोजन बेस फॉस्फेट ग्रुप। उसमें से फॉस्फेट ग्रुप हटाओ क्या बचेगा? पेंटो शुगर और नाइट्रोजन बेस दैट इज नथिंग बट फॉस्फेट ग्रुप सॉरी दैट इज नथिंग बट न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोटाइड में से फॉस्फेट ग्रुप हटाओ क्या बचेगा? पेंटो शुगर और नाइट्रोजन बेस दैट इज व्हाट? न्यूक्लियोसाइड। इजी। सिमिलरली न्यूक्लियोटाइड में से पेंटो शुगर और नाइट्रोजन बेस हटा दो क्या बचेगा? फॉस्फेट ग्रुप। पक्का? क्वेश्चन आता है ये 3 इक्वेशन देते हैं बोलो कि कौन सा सही है पहचान आंसर इज ऑल। याद रखने का जरूरत नहीं है। क्या याद रखने का अपने को? बस ये 2 चीजें। न्यूक्लियोटाइड माने पेंटो शुगर नाइट्रोजन बेस और फॉस्फेट ग्रुप। न्यूक्लियोसाइड मतलब पेंटो शुगर और नाइट्रोजन बेस। इजी? श्योर? इज एवरीबॉडी विथ मी? आर इज क्लियर है? ये सेम चीज एक्चुअली इधर का है भी नहीं। ये तुम सबसे पहले पढ़ते हो बायोमोलिक्यूल। याद है ओके चल यहाँ तक कोई डाउट? अब डाउट तुमको आना चाहिए कि सर पेंटो शुगर क्या होता है? पेंटो शुगर होता है बच्चा 5 कार्बन का शुगर। 5 कार्बन शुगर इज कॉल्ड एज पेंटो शुगर। 5 कार्बन का शुगर दो होता है जो हम लोग पढ़ते हैं। एक होता है डीऑक्सीराइबोस
एक होता है राइबोज शुगर। डीऑक्सीराइबोज कैसा होगा, ऐसा कुछ शुगर होगा, वो 5 कार्बन होंगे, एक कार्बन रिंग के बाहर होता है CH2OH, यहाँ पर सेकंड कार्बन जो होगा 1 2, यहाँ पर आएगा H ग्रुप, क्या आएगा H ग्रुप। राइबोज में क्या होगा, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर आएगा आपका CH2OH, यहाँ पर आएगा OH ग्रुप। क्या डिफरेंस है दोनों में, इधर पे ओ ये पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, पांचवा कार्बन, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा कार्बन। सेकेंड कार्बन पे राइबो शुगर की क्या होगा, OH ग्रुप, क्या होगा OH ग्रुप या हाइड्रोक्सिल ग्रुप। और सेकेंड कार्बन पे डीऑक्सीराइबोज के क्या होगा, H ग्रुप, क्या होगा H ग्रुप। ये डिफरेंस है दोनों, याद रहेगा। यस सर, ओके, ये डिफरेंस इंपॉर्टेंट है, यही डिफरेंस की वजह से हम इसको बोलते हैं डीऑक्सी, क्या बोलते हैं डीऑक्स यानी ऑक्सीजन नहीं है, इट इज विदाउट ऑक्सीजन। यहाँ पर क्या है, राइबोज यानी ऑक्सीजन है। ये वाला होता है शुगर आरएनए में, ये वाला होता है शुगर डीएनए। यहाँ तक कोई डाउट, नो सर, समझा। तो पेंटो शुगर वाला टर्म क्लियर हो गया। फॉस्फेट ग्रुप तो अपने को पता है, PO4 माइनस बोलते हैं हम इसको, PO4 माइनस ही होता है फॉस्फेट ग्रुप। हम लोग अब तो माइनस नहीं लिख रहे बिकॉज ये बायो केमिस्ट्री नहीं है, तो माइनस नहीं लिखा तो मार्क्स नहीं कट रहे, ठीक है। बट ये सेम चैप्टर बायोमोलिक्यूल में भी है, केमिस्ट्री, वहां पर माइनस बहुत जरूरी है, ओके। अनुज आर्यन वापस में बोल रहा हूँ, तीनों सब्जेक्ट का फुल सिलेबस टेस्ट दो, तो मालूम पड़ेगा कितना लाना है अपने को। कम से कम 60-70% बोर्ड में भी चाहिए, है ना, तो ही तो क्वालिफाई होंगे हम लोग। 50 का एम करेंगे तो 50 से कम ही आता है, मालूम है ना, बचपन से कर रहे हैं हम लोग ट्राई। कितना सोचते हो, उससे 10-20 कम ही आते, तो 70 75 80 का एम करेंगे तब जाके अपन आ पाएंगे जो रेट अपने को चाहिए। प्लीज थोड़ा ध्यान दो उसमें, केमिस्ट्री पे, ओके। आरिस, ये वीक में मुझे पेपर सारे चाहिए यूनिट वाइज, अरे जो सिंगल सिंगल चैप्टर के थे वो, और सैटरडे को मैं चेक करूंगा तुम्हारा वो वाला पेपर जो कि आपने पूरा किया कंप्लीट। हाँ, तो हम लोग सैटरडे को मतलब जब लास्ट नेक्स्ट मेरा लेक्चर कब है, नहीं मेरा PGR का इधर है ना, हाँ थर्सडे को लेके आना। चलो, यहाँ तक कोई डाउट, पेंटो शुगर हो गया, फॉस्फेट ग्रुप हो गया। अब आते हैं नाइट्रोजन बेस पे, किस पे, नाइट्रोजन बेस। नाइट्रोजन बेस कितने टाइप का होता है, कितने टाइप का होता है, कितने टाइप का होता है, नाइट्रोजन बेस हाँ कितने टाइप का नाइट्रोजन बेस होता है, 5 होते हैं ना, कौन से होते हैं, एडेनाइन, Guanine, थाइमाइन, गुआनिन, साइटोसिन Cytosine, और यूरेसिल। कितने टाइप का हुआ, 5 2 टाइप का होता है, ओ सॉरी, प्यूरिन एंड pyrimidine। प्यूरिन एंड पिरिमिडीन। एकदम रू की मिस्टेक कर दिया ना, सर थोड़ा 2 टाइप का नाइट्रोजन बेस होता है, प्यूरिन और पिरिमिडीन, ठीक है। प्यूरिन होता है डबल रिंग, क्या होता है डबल रिंग। पिरिमिडीन होता है मोनो रिंग या सिंगल रिंग, राइट। ध्यान देना अभी स्टोरी पे। प्यूरिन क्या है, डबल रिंग, क्या है डबल रिंग। इनका एग्जांपल है A, G, दैट इज एडेनिन और गुआनिन। पिरिमिडीन का एग्जांपल है साइटोसिन, यूरेसिल और थाइमिन। डीएनए में होगा ACGNT, क्या होगा ACGNT। आरएनए में T के मतलब क्या होगा U, तो आएगा ACGU, ठीक है, राइट। ओवरऑल मिला के कितने नाइट्रोजन बेसिस, 5, बट कितने कैटेगरीज है, 2 कैटेगरी, प्यूरिन और पिरिमिडीन। प्यूरिन क्या है, डबल रिंग, क्या है डबल रिंग, और पिरिमिडीन क्या है, सिंगल रिंग, ओके। यस, डबल रिंग यानी 2 लोगों ने रिंग बना, क्या हो गया, एंगेजमेंट हो गया, शादी हो गया। शादी के बाद एक दूसरे को क्या बोलेंगे, नाम से बुलाएंगे, अरे उन लोग एक दूसरे को फियांसे फियांसे नहीं बोलते। अगर सपोज लेट्स अज्यूम तेरा किसी के साथ शादी हो गया, नमकीन हो गया, क्या बुलाएंगे, ओजी तो कोई नहीं बुलाता है, क्या ओजी फर्स्ट को कैसे बुलाएंगे, क्या बुलाएंगे एजी, क्या बुलाएंगे एजी। डबल रिंग इज व्हाट, डबल रिंग इज डबल रिंग, एजी डबल रिंग। सिंगल रिंग, सिंगल लोग, कभी भी पत्ता कट हो सकता है ना। तुम ऐसे मस्त सेट करो, कोई और आ जाए स्माइल दे दे, तुम्हारा सारा सेटिंग निकल गया, राइट। इतने टाइम से नए जूते, नए कपड़े, नए स्किल्स लेके तुम बातें कर रहे थे उसके साथ, सडनली कोई आ गया छपरी डीओ लेके, सारी तुम्हारी मेहनत वेस्ट। केटीएम में डीओ स्कूटी है विद केटीएम का से केटीएम लेके आया, चलो
कटा तो तेरा ना बढ़ गया ना। है ना। सिमिलरली लड़कियों के साथ भी हो सकता है, काफी टाइम से बात किया था किसी के साथ, बात चल ही रही थी, सडनली वो लड़का बोलता है मुझे कुछ कहना है, लड़की खुश हो गई और वो बोलता है कि तेरी फ्रेंड का नंबर देना, है ना। फिर लड़की स्टेटस हल्की, लड़के होते ही ऐसे है, राइट। कभी भी कट हो सकता है, सिंगल लोग का कुछ भरोसा नहीं है। ओके, सिंगल का एग्जांपल है CUT, प्यूरिन का एग्जांपल है डबल इन, दैट इज AG। हमेशा याद रखो, प्यूरिन हमेशा बाइंड करता है पिरिमिडिन के साथ, किसके साथ बाइंड करेगा, पिरिमिडिन के साथ। A डबल बॉन्ड बाइंड करता है T के साथ, T डबल बॉन्ड A के साथ, C ट्रिपल बॉन्ड G के साथ, और G ट्रिपल बॉन्ड C के साथ। ये होता है DNA में। RNA में क्या होता है, RNA में A बाइंड करता है U के साथ, U बाइंड करता है A के साथ, C बाइंड करता है G के साथ, G बाइंड करता है C के साथ। यस, तारक मेहता देखा है, आज आपने देखा तारक मेहता, मीम्स भी नहीं देखे उसके, कुछ भी नहीं देखा, यू डोंट नो तारक TMQ, पता है उसमें एक कैरेक्टर है, पता है क्या, फिर तेरे को कैरेक्टर्स भी नहीं पता है, कोई बात, वहां पर एक कैरेक्टर है जो सेक्रेटरी, उसका नाम होता है आत्माराम तुकाराम भिड़े, तो दैट इज हाउ वी रिमेम्बर आत्माराम गोज विद तुकाराम। ठीक है, एक और कैरेक्टर है चाचा जी, जिसके ऊपर मैक्सिमम मीम्स बनते हैं। ओके, उनका नाम है चंपकलाल गड़ा, तो इट इज A डबल बॉन्ड T, C ट्रिपल बॉन्ड G। भिड़े के 2 पैर है, चाचा जी के 3 पैर, लकड़ी गिनना है आपके को, लकड़ी, ठीक है। ओके, तो C ट्रिपल बॉन्ड G, Na डबल बॉन्ड T। RNA में T के बदले क्या होगा, U, क्या होगा U, तुकाराम है ना आत्माराम के साथ, तुकाराम से T उड़ा, क्या बचेगा, तुकाराम। इजी, श्योर, याद रहेगा वापस। DNA में, DNA क्या है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड क्या था, 3 चीज, पेंटो शुगर, नाइट्रोजन बेस, फॉस्फेट। क्लियर। न्यूक्लियोसाइड क्या था, पेंटो शुगर, नाइट्रोजन बेस, ये दोनों चीज से अपने 3 इक्वेशन बनाए। उसके बाद हम लोग देखते हैं पेंटो शुगर क्या है, 5 कार्बन वाली शुगर, उसमें 2 कैटेगरी है, डीऑक्सीराइबोज और राइबोज। राइबोज में क्या होगा, सेकंड कार्बन पे OH, क्या होगा OH। डीऑक्सीराइबोज में क्या होगा, सेकंड कार्बन पे H। ठीक है। नाइट्रोजन बेस कितने टाइप का है, 2 टाइप का, प्यूरिन डबल रिंग एग्जांपल AG, pyrimidine सिंगल रिंग एग्जांपल CUT। A डबल बॉन्ड T, T डबल बॉन्ड A, C ट्रिपल बॉन्ड G और G ट्रिपल बॉन्ड C। क्लियर, यस सर, एनी डाउट्स, नो सर, श्योर। यस DNA में ATCG होगा, RNA में AUCG होगा, यहाँ तक कोई डाउट, नो सर। ये पूरा बच्चा आपका बायोमोलिक्यूल का न्यूक्लियोटाइड वाला पार्ट है। न्यूक्लियोटाइड में यही है, खत्म हो गया न्यूक्लिक एसिड। कूल, तो जब बायोमोलिक्यूल पढ़ेंगे तब यही वाला पार्ट आप वापस से पढ़ोगे। ठीक है, चलो देखते हैं क्या लिखा है, नोट्स है ना, इससे बेटर लिखा है, खींचना है तो खींच सकते हो, अब इसके लिए आना चाहिए था निखिल को, ये बोर्ड पे लिखा है क्या समझेगा। सर तुम लोग का हॉल टिकट आया क्या, वही जो नहीं पता और प्रैक्टिकल एग्जाम का क्या है तुम लोग का, है ना, सबका साथ नहीं होता है ना। हाँ कब है, नहीं। अरे वो बोर्ड पे एग्जाम के 6 दिन पहले रहेगा। ठीक है। नाइट्रोजन बेस जाना पड़ेगा शायद अभी कॉलेज आने के लिए बोलेंगे। अभी ना मैं डायग्राम बना रहा हूँ मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ DNA, जो आपको पेज नंबर 96 पे दिया है टेक्स्ट बुक में। ठीक है, ये वाला, हाँ नीचे वाला मिटा दूं, सब मिटा दो। ये स्ट्रक्चर थोड़ा सा ट्रिकी है। न्यूक्लियोटाइड क्लियर है ना, सब आरिस थोड़े कंफ्यूज लग रहे हो, समझ रहे हैं ना, बीमार हो क्या आरिस, नहीं टीम्स डाउन टुडे। चलो DNA का स्ट्रक्चर बनाते हैं, ये है मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ DNA। दिखेगा तो नहीं कुछ बेचारे, सर ट्राइपॉड फोन नहीं आया, बोला फोन कहाँ रखा, मिल नहीं रहा मुझे, कॉल करो। उसमें सिम कार्ड नहीं है, एक फोन था जो सिर्फ रिकॉर्डिंग के लिए रखा था,
वो कोई तो घर के कोने में है, ठीक है। एक दिन घर साफ होगा तो मिलेगा। दिवाली। दिवाली नहीं, ये एक दो ड्रॉवर में मिल नहीं रहा था मुझे। तुम लोग आए तो वही ढूंढ रहा था। बनाते हैं जरा डायग्राम। ये अपना पेंटो शुगर है, ये बना रहे राइट। ये अपना नाइट्रोजन बेस होगा। नाइट्रोजन बेस लेट्स अज्यूम यहाँ पर हम लोग बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं बताओ। क्या बना रहे प्यूरिन है पिरिमिडिन है? प्यूरिन है, क्यों? डबल रिंग है इसलिए, है ना। लेट्स अज्यूम ये क्या है, ए। क्या है ए? यहाँ पर आएगा अपना CH2OH। इसका जुड़ता है फॉस्फेट ग्रुप। क्या जुड़ता है? फॉस्फेट ग्रुप। इजी। यहाँ पर भी जुड़ेगा एक फॉस्फेट ग्रुप। ये मेरा एक न्यूक्लियोटाइड हो गया। सिमिलरली एक और ऐसा नीचे भी बना देते हैं। ये डायग्राम तुमको बनाने को आता नहीं है, जो अच्छी बात है। बनाने आता है। नहीं नहीं, एग्जाम में नहीं आता, ऐसा बोल रहा हूँ। अच्छा, आपने बनवाया था? बनवाया तो है मैंने, सब बनवाया। हम लोग को क्या छोड़ रहे हैं। फॉस्फेट ग्रुप जुड़ेगा ना? हाँ पर ओके, ये टी लिख देते हैं इधर। ये ए था तो ये टी रखते इसको। इसको नीचे वाले की रिंग है नीचे। हाँ, टी तो एक ही रिंग होता है। AG डबल रिंग ना, CUP तो सिंगल रिंग है। समझिए। यहाँ पर ए के सामने क्या आएगा? टी। टी तो करो। नहीं है, ऐसे कैसे नहीं करना, खुद बनाइए, क्योंकि उल्टा ही होता है। हाँ उल्टा बनाया था। सीधा ना। ये टी है, इसको जी लिखते हैं, इसको सी लिखते हैं, इसको जी लिखते हैं। चारों बन गए, ये सही रहेगा। अभी पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, इधर आएगा तुम्हारा फॉस्फेट ग्रुप। क्या आएगा? फॉस्फेट ग्रुप। इधर भी आएगा CH2OH, CH2OH। इससे भी जुड़ता है फॉस्फेट ग्रुप। ये फॉस्फेट ग्रुप यहाँ जुड़ा, CH2OH से जुड़ेगा ना? नहीं यहाँ पर आएगा CH2OH, और हाँ। इससे फॉस्फेट ग्रुप फ्री रहे। कुछ इस तरह से डायग्राम आएगा। एंगेजमेंट ट्रिपल बॉन्ड, एंगेजमेंट डबल बॉन्ड, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होना चाहिए, और ऐसा ही आना चाहिए डायमेंशन वाइज। ऐसा जब डायग्राम बनाते हो, ऑल्दो तुमको बनाना नहीं है अभी, बट इसमें सबसे पहले एग्जामिनर पता है क्या चेक करता है? डायमीटर सेम है या नहीं। डायमीटर सेम होना चाहिए, ठीक है। ये दिखना चाहिए कि ये शुगर और फॉस्फेट है, दिख रहा है? शुगर फॉस्फेट, ये क्या है? नाइट्रोजन बेस। वापस ये क्या आएगा? शुगर फॉस्फेट, दिख रहा है? ओके, ये है अपना हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या है? हाइड्रोजन बॉन्ड। ये होगा N ग्लाइकोसिलिक बॉन्ड, और ये आएगा फॉस्फोडाइएस्टर डाइएस्टर बॉन्ड। अब ना इसको नंबर देते थे। ये फर्स्ट कार्बन है बिकॉज यहाँ से नाइट्रोजन पे स्टार्ट हो रहा है, सेकंड आएगा, थर्ड आएगा, ये फोर्थ आएगा, ये फिफ्थ आएगा। सिमिलरली ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। ये फर्स्ट, सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इस तरह से आएगा। अब जरा अगर आप डायग्राम को ध्यान से देखोगे, तुमको कुछ चीज नजर आएगी, दैट इज
यहाँ पर 5th कार्बन फ्री है, ये 5 डैश है, यहाँ पर 3 कार्बन फ्री है, 3 डैश। यहाँ पर कौन सा कार्बन फ्री है? 5। Five यहाँ पर क्या है? 3 dash। डैश। अब डायरेक्शन देखो, 5 डैश टू 3 डैश हुआ यहाँ पे, और यहाँ पर क्या हुआ? 5 डैश टू 3 डैश ऐसे हुआ एंटी पैरेलल। यही हम लोग लिखते हैं ना, डीएनए क्या है? एंटी पैरेलल। एक जाएगा 3 to 5, एक जाएगा 5 to 3। 3 to 5, 5 to 3 क्या आप समझा? एक जगह पर 5th कार्बन खुला, एक जगह पर 3rd कार्बन खुला होगा। यहाँ पर 5th कार्बन ऊपर खुला होगा तो 3rd कार्बन नीचे खुला होगा। यस अगर आप ध्यान से देखोगे बच्चा ये वाले पार्ट को, ये पूरा पार्ट, थोड़ी डायग्राम बिगड़ रहा हूँ, ये पूरा पार्ट क्या है? न्यूक्लियोटाइड है। बोलो यस और नो। Yes. कैसे न्यूक्लियोटाइड है? पेंटोस शुगर हो गया, नाइट्रोजन बेस हो गया, फॉस्फेट ग्रुप हो गया। सिमिलरली ये भी एक न्यूक्लियोटाइड है। यस, तो दो न्यूक्लियोटाइड को कौन सा बॉन्ड जोड़ रहा है? फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। कौन जोड़ रहा है? फॉस्फोडाइएस्टर। तो बॉन्ड्स हम लोग लिखते हैं, दो न्यूक्लियोटाइड्स के बीच में आता है फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। एस्टर लिंकेज मालूम है ना क्या होता है? व्हाट इज एस्टर लिंकेज? ROR। ROR, ये O जो है वो बच्चा फॉस्फेट वाला O आएगा। दो नाइट्रोजन बेस के बीच में क्या है? कौन सा बॉन्ड है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन बॉन्ड। कौन सा है? हाइड्रोजन बॉन्ड। और पेंटो शुगर और नाइट्रोजन बेस के बीच में कौन सा है? ग्लाइकोसिलिक बॉन्ड। कौन सा है? एन ग्लाइकोसिलिक बॉन्ड बोलते हैं, बिकॉज यहाँ पर नाइट्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है। तुमको ना पूरे सिलेबस में दो ग्लाइकोसिलिक बॉन्ड, एक है पी ग्लाइकोसिलिक बॉन्ड, एक आता है एन ग्लाइकोसिलिक बॉन्ड। पी ग्लाइकोसिलिक बॉन्ड तुमको केमिस्ट्री में, यहाँ पर फॉस्फोरस जुड़ता है ग्लाइकोसिलिक बॉन्ड के साथ, वो सेल वॉल में आता है। फॉस्फो लिंकेज होता है ना, फॉस्फोलिपिड, उसमें फॉस्फोरस ग्लाइकोसिलिक बॉन्ड के साथ जुड़ता है, तो उसको बोलते हैं पी फॉस्फोलिपिड बॉन्ड, सॉरी पी ग्लाइकोसिलिक बॉन्ड, ग्लाइकोसिलिक बॉन्ड। ये आ गया 3 बॉन्ड जो अपने को याद रखने हैं। सर एक वो पेप्टाइड बॉन्ड भी पेप्टाइड अमीनो बॉन्ड एसिड, वो अमीनो एसिड यहाँ पर नहीं आएगा, बट वो बॉन्ड यस वो याद रखना है आपने। इजी। यस वो क्यों याद है? बिकॉज हमने बायोमोलिक्यूल में किया है ये पूरा सर, वो as it is। लिखा ही एक साथ बॉन्ड हाँ। तो यहाँ तक कोई डाउट? नो सर। ऐसा डायग्राम समझा क्या? ये डायग्राम, अभी डायग्राम क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज स्टेटमेंट जो तुमको दिया है वो पूरा ये डायग्राम के ऊपर दिया है, और तुमको एनसीईआरटी में बस एक स्टैंड दिया है, उससे तुमको डिसाइफर करना है कि सामने क्या होगा। मैंने आपको दोनों साइड बाय साइड कंपेरिजन दिया, और यही डायग्राम हम लोग ऐसा बनाते हैं वाटसन क्रिक मॉडल में। सारे बॉन्ड्स देख, ये न्यूक्लियोटाइड है, ये भी एक न्यूक्लियोटाइड है, ये दो न्यूक्लियोटाइड के बीच में कौन सा बॉन्ड है? फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। कौन सा है? फॉस्फोडाइएस्टर। फॉस्फोडाइएस्टर क्यों बच्चा? एक तो ये एस्टर बॉन्ड है, ये भी एस्टर बॉन्ड है, दो एस्टर बॉन्ड है, हम उसको बोलते हैं डाइएस्टर। बीच में क्या है? फॉस्फेट ग्रुप, देयरफॉर इट इज कॉल्ड एज फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। इजी। दो नाइट्रोजन बेस के बीच में कौन सा बॉन्ड है? हाइड्रोजन बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड है? हाइड्रोजन बॉन्ड। इजी। यस। पेंटोस शुगर और नाइट्रोजन बेस के बीच में कौन सा बॉन्ड है? एन ग्लाइकोसिलिक बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड है? एन ग्लाइकोसिलिक। ग्लाइकोसिलिक मतलब शुगर के साथ जुड़ने वाला बॉन्ड। यहाँ पर शुगर के साथ कौन जुड़ रहा है? नाइट्रोजन बेस, देयरफॉर इट इज कॉल्ड एज एन ग्लाइकोसिलिक बॉन्ड। एनी डाउट्स? यहाँ पर 5 डैश खुला है तो उसके सामने क्या खुला होगा? 3 डैश। यहाँ पर 3 डैश खुला है तो उसके सामने क्या होगा? 5 डैश। यहाँ पर 5 डैश है तो उसके सामने क्या होगा? 3 डैश। ऐसा हमेशा चलता रहेगा, और यही है उसका एंटी पैरेलल नेचर ऑफ डीएनए। क्या है? एंटी पैरेलल नेचर। एंटी पैरेलल मतलब कभी जुड़ेगा नहीं, ऑपोजिट डायरेक्शन में चलेगा। एक ऐसे जाएगा तो एक ऐसे जाएगा, ऐसे। एक नीचे के डायरेक्शन जाएगा, एक ऊपर के डायरेक्शन जाएगा। क्लियर? यस। अनुज मुंह धो क्या हो गया? नहीं, मैं बोल रहा हूँ मुंह धो क्या हो, क्योंकि तुमको देखिए मेरे को नींद आ रहा है। ओके, कुछ चॉकलेट वॉकलेट लाया तो चबा लो, कुछ नशा वशा करना है तो कर लो। सुना सर क्या बोला? नशा करने का। कुछ दारोगा को कंप्लेन कर देगा तो। मैंने सुना तुम लोग दहेज मांगने का बात कर रहे थे, क्या चल रहा है? ये क्या सुन रहा है? गाड़ी में एमबीबीएस कर लूंगा, डॉक्टर बनूंगा, तो मेरे को फॉर्च्यूनर तो चाहिए। कौन बोल रहा था? निखिल। मेरे को पैसा इतना लगाया पढ़ने में, तो वसूलूंगा तो वही। इस बहाने चलो एमबीबीएस बनना, ये बात तो हुआ। बोले इतना पैसा खर्चा करूंगा तो उसका वसूली तो करना पड़ेगा ना। फॉर्च्यून में फॉर्च्यूनर होना चाहिए रे, फॉर्च्यूनर के लिए फॉर्च्यून नहीं बदलना है ना? तुम्हारा हाथ ठीक हुआ कि नहीं? उल्टा बढ़ रहा है। कितना कितना शैतान बच्चा है। अभी सोए उसके मम्मी पापा, जस्ट अभी लेक्चर आया तभी भाभी जाग गई, अभी जस्ट उसको लेके गए अंदर, लेक्चर शामिल कर इधर मस्त शांत था। उसको नींद नहीं आई तो किसी को नहीं आई। किसी को नहीं है भाई। मैं सुबह निकलता कितने बजे? 5:50 को निकलता है,
इधर हाँ घर से सब सोए होते हैं, ठीक है, मम्मी जागी है, पापा जागे है, ये भाई इधर ऐसा मस्त चिल मारते रहता है, पढ़ता रहता है। हाँ इधर सोता है वो, इधर इसको नीचे से बेड पे डर, मतलब गिरने का डर है, तो इधर कौन बहुत घूमता है इधर, भाई भाभी, और इधर सोता है वो गद्दे पे, मच्छरदानी के अंदर दोनों सोए, ये अकेला जा रहा है, रखवाली कर रहा है घर, रात को कोई आ गया तो फिर कोई बचे ना, ठीक है, और फिर सोएगा कब, 7 बजे, जब बाकी लोग इसको खाना खिलाने का ट्राई कर रहे हैं, सुबह सुबह हाँ, फिर मालिश वाली आंटी आएगी तब भी उठता है। चलो That's it. बस एक आदमी है। क्या बोल रहा है? That's it. राजा की जिंदगी। कल खाते खाते सो गया, तुम्हें खाना है, सो गया, And हाँ, ऐसा मैंने नहीं किया। ऐसा अंदर हम लोग फिर निकाले उसे उंगली डाल के कि बाहर निकालो खाना, उठाया नहीं उसको। अरे ऐसा लेट गया है, उठा के दिखा तू, ऐसा हिलाओ तो भी नहीं उठेगा। मुंह पे पानी मारा है इसके तो भी नहीं उठा है। कल नहीं पहले, फिर सोता तो बहुत डेंजरस होता है, और फिर ऐसा सोता है, 8 8 मिनट की आँख बंद करेगा फिर जाग जाएगा, और फुल मस्ती कर रहा है, गाने गा रहा है वो, नोटिस करो मेरे को, गिव मी सम हाउ, परेशान हो जाते। परेशान तो नहीं, बट नहीं होता अभी तो उसको नहीं मालूम है ना क्या करना है। नहीं सोना रहता है तब तभी चालू होता है। ये वॉटसन और क्लिक का स्ट्रक्चर है, ठीक है, पहला ये क्या होगा, 3 डैश चल थोड़ा उल्टा। 5 डैश, सही बना, 5 डैश 3 एक लेकिन 4 दो करने को बोला था ना 3 आपने। 4 इतना ही करने का, और एक छोटा एक बड़ा कुछ रहना था। 2 3 4 ना सर पहले भी पतला एक थोड़ा ऐसा एडिटिंग हुआ है टाइमिंग। ये जो पार्ट है थोड़ा सा बड़ा ट्रायंगल दिख रहा है, इसको बोलते हैं मेजर ग्रुप, क्या बोलते हैं, मेजर मेजर ग्रुप। ये ट्रायंगल जो ये वाला पार्ट ये थोड़ा छोटा दिख रहा है, ये वाला ट्रायंगल बड़ा दिख रहा है, दिस गैप इज मोर, दिस इज कॉल्ड एज मेजर ग्रुप, ये वाले को हम बोलते हैं माइनर ग्रुप, क्या बोलेंगे, माइनर ग्रुप, क्लियर, यस। डायमीटर हमेशा कांस्टेंट होता है, कितना होता है, 2 नैनोमीटर, कितना होता है, 2 नैनोमीटर। बोर्ड्स में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राइट अ नोट ऑन स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए एंड डायमेंशन, डीएनए का डायग्राम बनाना है, व्हाट्स एंड क्लिक वाला 0.34 करके कुछ तुम्हारा आएगा बच्चों, वो इधर है, इधर है, इधर है। 3.4। ये जो डिस्टेंस है इसको हम बोलते हैं 0.34 नैनोमीटर, हाँ ये और जो 10 के बीच का डिस्टेंस है इसको हम बोलते हैं 3.4 3.4 नैनोमीटर, ओके। पिच एंगल होता है, टेस्ट में है ये। पिच एंगल इक्वल टू 36 डिग्री, कितना होता है, 36 डिग्री। ये बच्चा डायग्राम दिया था या ये स्ट्रक्चर दिया था वॉटसन और क्रिक ने, वॉटसन और क्रिक ने लिटरली ऐसे रातों रात कुछ ही दिनों में ये स्ट्रक्चर तैयार किया, तो लोग ने यूज किया था प्रिंसिपल्स ऑफ शारगाफ, शराफ जिसको तुम बोलते हो, चारगाफ स्पेलिंग है उसका, CHARGAFF, उसने 2 लोग का प्रिंसिपल और अपना बना। और रोजलिंड फ्रैंकलिन ने एक्चुअली डीएनए का एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी स्टडी किया। क्या था? एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी एक टेक्निक होता है जहाँ पर हम लोग डीएनए का एक्सरे निकालते हैं, जिससे उसका एक प्रिंट आता है, उससे हम लोग स्ट्रक्चर डिटरमाइन कर सकते हैं, वो रोजलिंड फ्रैंकलिन ने किया था। उसी पेपर को स्टडी करके वॉटसन और क्रिक ने अपना मॉडल बनाया था। स्ट्रक्चर वॉटसन और क्रिक ने बनाया था नो डाउट, बट उन्होंने जिसका स्टडीज यूज किया था उन लोगों ने उसको क्रेडिट नहीं दिया। ऐसा प्रिज्यूम होता था कि उन लोग ने ही सारा रिसर्च किया था, बट विच वाज नॉट करेक्ट। इट इज लाइक मैंने कुछ अच्छा सा डिश बनाया, तुमको बहुत अच्छा लगा, वो डिश रातों रात फेमस हो गया, बट उसका रेसिपी किसी और ने बनाया, तो टेक्निकली वो डिश तो मैंने बनाया बट वो रेसिपी मेरा था क्या, नहीं। मैंने जिससे रेसिपी लिया उसको मैंने क्रेडिट भी नहीं दिया, इसीलिए वॉटसन क्रिक को आज भी एज एन इंसल्ट यूज किया जाता है साइंटिफिक कम्युनिटी में। अगर कोई साइंटिस्ट तुमको तुम्हारा हक नहीं देता या तुमको तुम्हारा क्रेडिट नहीं देता तो उसको बोलते ही पुलिंग वॉटसन एंड क्रिक ऑन, मतलब मेरे साथ वॉटसन और क्रिक जैसा कर रहा है कि मेरे से काम करवा रहा है और मुझे क्या बोलते हैं वो क्रेडिट नहीं दे रहा है, ठीक है। तो काफी इनफेमस लोग हैं ये लोग, ठीक है, और लोग ने काफी सारी चीजें की ऐसी मिली भगत करके, बट इन्वेंशन इन लोग ने किया तो आज भी बुक में इनका नाम है, और नोबेल प्राइज भी इनको मिला था स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए के लिए। एक और चीज के लिए ना, हमने कुछ और भी दिया था ना,
नहीं वो वॉबल हाइपोथेसिस आगे आएगा वो बट ठीक है, इतना बड़ा चीज नहीं बॉस्टन है, या important। वो क्रिक ने दिया था शायद। क्रिक ने दिया क्रिक था। ने, हाँ यस। चलो, मेजर और माइनर ग्रुप ना हमेशा ऑपोजिट होना चाहिए। अब यहाँ पर देख नहीं रहे हो दो, बट जब अच्छे से बनाओगे तो यहाँ पर मेजर ग्रुप होगा, यहाँ पर भी मेजर ग्रुप होगा, यस सर। यहाँ पर माइनर है तो यहाँ पर माइनर होता है। अगेन जब आप लेबल करते हो तो मेक श्योर कहीं पर एक लेबल कर दो, यहाँ हाँ पर भी प्रॉपरली दिखे, ठीक है। क्या होता है डिस्टेंस बिटवीन टू रंग्स मतलब डीएनए जो बच्चा ऐसा स्पाइरल हेलिक्स, स्पाइरल स्टेयरकेस जैसा दिखता है। स्टेयरकेस में जहां पर आप पैर रखते हो उसको बोलते हैं रंग, क्या बोलते हैं? RUNGS, रंग्स, ठीक है। तो ये जो दो रंग है उनके बीच का डिस्टेंस क्या है? 0.34 नैनोमीटर। कितना है? 0.34 नैनोमीटर। 10 के बीच का कितना होगा? 3.4 नैनोमीटर। इजी, नो रॉकेट साइंस हियर। 0.34 दो के बीच का, 10 के बीच का 3.4 सर, नैनोमीटर। हम लोग को जो टेस्ट से क्वेश्चन में पूछते हैं तो 10 का पूछते हैं कि हम लोग आपको बताएंगे ना। वो 10 का, वो जो 10 न्यूक्लियोटाइड होता है उसको हम बोलते हैं वन स्पाइरल, ठीक है, या वन टर्न। क्यों वन स्पाइरल या वन टर्न बोलते हैं? दैट इज बिकॉज ऑफ द पिच एंगल। पिच एंगल क्या होता है? अच्छा, ये दोनों डायमेंशन क्लियर है? यस। दो के बीच का कितना है? 0.34 नैनोमीटर। 10 के बीच में कितना है? 3.4 नैनोमीटर। पिच एंगल क्या होता है? स्टेयर्स के, दो स्टेयर्स के बीच का डिस्टेंस और दो फ्लोर के बीच का डिस्टेंस। समझ, हर फ्लोर में 10 स्टेप, समझा? अब ये 10 ही क्यों है वो जानने के लिए हम लोग पढ़ते हैं पिच एंगल। पिच एंगल क्या होता है? देखो ऐसा होता है, स्टेयरकेस कुछ इस तरह से नजर आएगा, है ना, ऐसा ऐसा होगा, राइट। ये जो डिस्टेंस है, ये सॉरी, ये जो एंगल है बिटवीन टू स्टेयर्स, इसको हम बोलते हैं पिच एंगल। क्या बोलते हैं? ये 36 डिग्री, 36 डिग्री, 36 डिग्री, 36 डिग्री, ऐसा 10 आएगा तो कितना होगा? 360 डिग्री। तो मैं बोल सकता हूँ 10 न्यूक्लियोटाइड के बाद एक स्पाइरल या एक टर्न खत्म होगा। ओके, तो वन टर्न या वन स्पाइरल में कितने होंगे? 10 न्यूक्लियोटाइड। एंगल कितना होगा? 360। किसके बीच में? 10 के बीच में। अगर 10 के बीच में 360 डिग्री है तो दो के बीच में कितना होगा? 36। दैट इज व्हाट वी आर फाइंडिंग। समझा? पिच एंगल ये है। पिच एंगल क्या है? द डिस्टेंस बिटवीन, सॉरी, द एंगल बिटवीन टू सक्सेसिव न्यूक्लियोटाइड्स। दो न्यूक्लियोटाइड्स के बीच का, मतलब ये एक न्यूक्लियोटाइड है, ये एक न्यूक्लियोटाइड है, इनके बीच में जो एंगल है दैट इज 36। 10 के बीच में कितना होगा? 360। 10 के बाद वो पूरा का पूरा एक सर्कल मारेगा, एक सर्कल मारेगा, उसको मैं बोल सकता हूँ वन टर्न या वन स्पाइरल। तो लोग 10 नहीं लिखते, कभी कभी क्या लिखते हैं? वन टर्न और वन स्पाइरल लिखते हैं। लोग बोलते हैं डिस्टेंस बिटवीन वन स्पाइरल कितना होगा? तो 3.4 नैनोमीटर। एंगल बिटवीन वन स्पाइरल 360 डिग्री। व्हाट इज पिच एंगल? 36 डिग्री। क्लियर? श्योर? डायमीटर कितना होता है बच्चा? 2 नैनोमीटर। कितना होता है? 2 नैनोमीटर। तो रेडियस कितना होगा? तो डायमीटर का कितना? 2 का हाफ कितना होता है? 1 नैनोमीटर। क्लियर? यस। ये 1 नैनोमीटर या 2 नैनोमीटर हमेशा कांस्टेंट होता है। पूछो क्यों? सेंटर में देखो, एक जगह प्यूरिन होगा, एक जगह पिरिमिडिन, एक जगह डबल बॉन्ड है, एक जगह, सॉरी, एक जगह डबल रिंग है, एक जगह सिंगल रिंग है। यहाँ पर सिंगल रिंग होगा तो यहाँ पर डबल रिंग होगा। ओवरऑल डिस्टेंस सेम ही रहेगा ना। यहाँ पर 2 रंग, यहाँ पर 1 रंग, यहाँ पर 1 रंग, यहाँ पर 2 रंग, जो डिस्टेंस है वो क्या रहेगा? सेम। देखो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, बट ये जो डिस्टेंस है वो तो सेम रहेगा ना। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस। इसीलिए, और ये जो प्रोसेस था, ये जो कॉन्सेप्ट दिया था, किसने दिया था? अर्विन शारगाफ। किसने दिया था? अर्विन शारगाफ ने दिया था। उसने बोला था कि ह्यूमन डीएनए में प्यूरिन इक्वल टू पिरिमिडीन, यानी A+G इक्वल टू C+T, और A+G अपॉन C+T इक्वल टू 1, ये दिया था उसने। जितना प्यूरिन होगा उतना ही क्या होगा? पिरिमिडीन। क्लियर? यस। अगर क्वेश्चन आता है व्हाट राइट न्यूट्रॉन स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, तो ये लिखोगे और कुछ पॉइंट्स लिखोगे, जैसे एंटीपैरेलल स्ट्रक्चर है, एक सेंड जाता है 3 to 5, दूसरा जाएगा 5 to 3। ओके, उनका डायमेंशन लिखोगे पहला, तो सारा डायमेंशन करके सारे वैल्यूज लिखोगे क्या क्या है। देन यू विल राइट मेजर और माइनर ग्रुप होता है अल्टरनेट। ओके, फिर शारगा कॉम्प्लीमेंट्री पेयरिंग होता है, ए के साथ टी जाएगा, टी के साथ ए जाएगा, सी के साथ जी जाएगा, जी के साथ सी जाएगा। देन आप लिख सकते हो, और क्या लिख सकते हो? हाँ, यस, प्यूरिन इक्वल टू पिरिमिडीन, जो दिया था शारा। क्लियर? यस। अब जरा नोट्स पे आओ, या टेक्स्ट बुक में भी आ सकते हो। सर राइट हैंडेड फैशन। हाँ, राइट हैंडेड फैशन में मतलब स्पाइरल जो है बच्चा अपना डीएनए वो राइट हैंड की तरफ टर्न होता है। किसकी तरफ टर्न होता है? राइट हैंड की तरफ। यानी स्पाइरल ऐसा टर्न होता है, नॉट ऐसा, क्योंकि अपना लेफ्ट हैंडेड डीएनए नहीं, अपना क्या है? राइट हैंडेड स्पाइरल। इजी? यस। थोड़ा सा रीड करें नोट से।
टेक्स्ट बुक का बात करें तो हमने कहाँ तक किया बताता हूँ मैं। आरिज एक मिनट बुक देना। हमने किया है 6.1 स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन में हमने पूरा यहाँ तक किया है, यहाँ तक। पैकेजिंग ऑफ डीएनए से पहले वाला पार्ट हमने किया, ये पूरा पार्ट हमने किया। देखो यहाँ पर डायग्राम जो मैंने स्ट्रेट बनाया, लोग ने टेढ़ा बनाया, सेम चीज है, कुछ अलग नहीं है। हाँ, और ये वो बेस पेयरिंग वाला पार्ट है। अच्छा, थायमीन और यूरासिल में क्या फर्क है मालूम है? उसमें थायमीन और यूरासिल में थायमीन फाइव सॉरी यस 5 मिथाइल यूरासिल इज थायमीन। 5th कार्बन पे मिथाइल, हाँ अनुज ने बोला बस। अरे मैं वो तो मस्ती में। नहीं मैं तो सीरियस हूँ। ठीक है आपको यस सर। 5 मिथाइल यूरासिल बोलते हैं थायमीन को, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो 5th ग्रुप पे फिफ्थ कार्बन पे मिथाइल ग्रुप है ना, यही है जो थायमीन को इतना स्टेबिलिटी देता है और डीएनए को इतना स्टेबिलिटी देता है। डीएनए स्टेबल है इसलिए जेनेटिक मटेरियल है। डीएनए में 2 चीजें हैं, इनफैक्ट 3 चीजें जिसकी वजह से डीएनए आरएनए से बेटर जेनेटिक मटेरियल है। पहला, डीएनए डबल स्टैंडर्ड है। दूसरा, डीएनए के पास डी हाइड्रोक्सी है, मतलब सिर्फ एच है। ओ एच जो होता है बच्चा, वो ज्यादा बाइंड कर सकता है, विच मेक्स इट मोर रिएक्टिव, और अपने को यहाँ पर स्टेबिलिटी चाहिए जिंदगी में। सिमिलरली जो थायमीन है, थायमीन के पास मिथाइल ग्रुप है 5th कार्बन पे, विच मेक्स इट मोर स्टेबल देन यूरासिल। क्लियर? ये 5 मिथाइल जो है, ये हम लोग म्यूटेशन के टाइम पे भी पढ़ते हैं। तो म्यूटेशन वाला टॉपिक तुमको नहीं है। जब भी म्यूटेट करता है ना, तो हमारा बॉडी इसको मिथाइल ग्रुप लगाता है, जिससे म्यूटेशन से बच सकता है। इनफैक्ट या कैंसरस सेल को प्रिवेंट करने के लिए भी ये मिथाइल ग्रुप काम आता है, इतना इंपॉर्टेंट है ये। इन जनरल जहां पर म्यूटेशन आएगा, कैंसर आएगा ही, ये तो पता है ना। म्यूटेशंस लीड्स टू कैंसर। ओके, इनफैक्ट कैंसर को ठीक करने के लिए भी हम लोग म्यूटेशन लाते हैं जीन में, सो दैट वो अपने आप किल कर सके। तो बहुत सारी चीजें हैं अपने बॉडी में जहां पर मिथाइल ग्रुप लगता है। ये मिथाइल ग्रुप की वजह से ही हम लोग एंटीबायोटिक का प्रॉपर्टी एनहांस कर सकते हैं। एंटीबायोटिक क्या करता है, मिथाइल ग्रुप लगा देता है सेल वॉल पे, जिसकी वजह से उसका सिंथेसिस नहीं होता है और वो रुक जाता है। दैट इज, एंटीबायोटिक बैक्टीरिया को नहीं मारता है, वो बैक्टीरिया को वीक करता है। कैसे वीक करता है? ऐसे वीक करता है। बैक्टीरिया के सेल वॉल पे मिथाइल ग्रुप, हाँ, एक प्रोसेस है। ग्राम पॉजिटिव को ऐसे मारा जाता है। हाँ, निकालता है, रिमूवल मिथाइल ग्रुप, रिमूवल ऑफ मिथाइल ग्रुप ओके, बैक्टीरिया के सेल वॉल से। यस, 2 तरीके होते हैं, एक होता है बाइंड, एक होता है एंजाइम को ब्लॉक करके, जहाँ पर सेल वॉल सिंथेसिस नहीं होगा। दूसरा होता है मिथाइल ग्रुप रिमूव करके। तो जब हम एंटीबायोटिक देते हैं, एंटीबायोटिक बैक्टीरिया को कभी नहीं मारता, एंटीबायोटिक बैक्टीरिया को वीक करेगा, मारेगा अपना WBC। ओके, एटलीस्ट जो बेसिक वाले एंटीबायोटिक्स है वो। अभी हम जो लेते हैं अजिथ्रोमाइसिन, एरिथ्रोमाइसिन, ये बैक्टीरिया को किल करता है, ये बैक्टीरियोसिडिक एंटीबायोटिक है। ठीक है, तो वायरस से कौन किल करता है? अपना ही बॉडी। कोई और दवा है? एंटीवायरल ड्रग्स होते हैं ना, एंटीबायोटिक एंटीबायोटिक नहीं करता है, बैक्टीरिया, बस बैक्टीरिया। एंटीवायरल ड्रग्स से एंटीवायरल ड्रग्स में आता है ना, ये आता है अपना, क्या बोलते हैं वो, रेमडेसिविर आता है, जो कोरोना के लिए यूज किया था। हाँ, वो वायरस को और किल कर सकता है। वो टीबी के नहीं, एड्स के लिए भी तो HAART, वो तो बहुत सारे ड्रग्स है जिसका थेरेपी देते हैं, हाईली एक्टिव एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी देते हैं। ठीक है, टीबी पे काम नहीं करता ना। क्या? वो वही यूपी के लिए तो टीबी तो बच्चा बैक्टीरियल है ना, तो टीबी के लिए हम लोग ग्रुप ऑफ एंटीबायोटिक्स देते हैं। 10-12 का भी। हाँ, तो 10-12 एंटीबायोटिक देते हैं, और बहुत टाइम तक देते हैं, तब जाके टीबी मरता है। उसके पहले मोस्टली आदमी मर जाता है। क्योर ही नहीं है ना। क्योर है ना ऐसा, बट उतना कैसा है ना, Stages टीबी, होते हैं ना हाँ सारे स्टेजेस होता है, उसके पहले अगर हम लोग जा सकते तो इजीली ठीक हो सकता है। और यूजुअली शहरों में लोग चले जाते हैं डॉक्टर के पास, एक पॉइंट के बाद अगर खांसी ज्यादा है तो लोग जाके आते हैं एक बार डॉक्टर के पास, मिल लेते हैं। उसमें भी ठीक नहीं होता तो लोग रिपीट भी जाते हैं। जैसे अभी जो चल रहा है सर्दी खांसी, काफी मस्त वाला है, सब लोग को जाना पड़ रहा है। ठीक है, ऐसा मेरे को लग रहा है, मेरे को डॉक्टर के पास ऐसा कॉम्बो लेना पड़ेगा। मैं जाता हूँ, फिर प्रियंका मैम जाती है, फिर भाई जाता है, फिर मम्मी को जाना पड़ता है, फिर पापा को जाना पड़ता है, फिर वापस मैं जाता हूँ। मेंबरशिप ले ली। हाँ, हम लोग वही अभी सोच रहे हैं कार्ड बना ले। भाभी का immune system अच्छा है। नहीं, भाभी को भी जाना पड़ता है, बट ऐसा, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि कोई एक ही बार नहीं जा रहा है, एक घर से 3-4 लोग तो जा ही रहे मिनिमम। और 2-2 3 दिन, आज भी भाई जाके आया सेकंड टाइम डॉक्टर के पास, मम्मी सेकंड टाइम जाके आई। मेरा ऑलरेडी 2 बार हो चुका है, प्रियंका मैम 3rd टाइम जाकर आए। सब्सक्रिप्शन करो ना डॉक्टर का। टीबी कंटेजियस। हाँ,
नहीं कंटेजियस नहीं है टीबी कंटेजियस है? स्प्रेड कंटेजियस नहीं होता तो इतना डर ही नहीं होता। टीबी जो होता है वो कितने ड्रग से रेजिस्टेंस था? 16 16 16 ड्रग से रेजिस्टेंट था, MDR टीबी, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी। 16 ड्रग्स, सोचो 16 दवाइयों से उसको फर्क नहीं पड़ता है। मतलब पापा एक आदमी को जानते हैं उसके बेटे को भी। हाँ बहुत लोगों को होता है, मेरा भी एक स्टूडेंट था जिसको टीबी था, उसकी मम्मी को कौन था, से उसकी वजह मतलब से। पता है वो ही 16 ड्रग्स? नहीं अलग है, अभी कैसा ये सब 16 वाला इज अ बेस्ट वाला टीबी, जो एकदम बढ़िया है मार्केट में, इससे स्ट्रॉन्ग कोई नहीं है। कुछ तो भी है ना? अब वो एक्स मतलब बच्चा एक्स क्यों लिखते हैं हम लोग, हमको पता नहीं कि क्या है ये। तो 8 से भी रेजिस्टेंट हो सकता है, 7, तो हमको टेस्ट करना पड़ता है उसको। तो क्या करते हैं, उसका ना स्वॉब लेते हैं थ्रोट से, और फिर उससे चेक करते हैं कि कौन सा ड्रग पे काम नहीं कर रहा, फिर उसके हिसाब से हम लोग लगाते हैं कि कौन सा एक्स पे क्या भरेंगे अभी, कि कितने ड्रग के खिलाफ ये रेजिस्टेंट है, तो उसके अलावा बाकी सब ड्रग्स देंगे उसको, ऐसे करके निकालते। तो जो सबसे पोटेंट वाला है वो 16 वाला है। ओके, कुछ पूछ रहे थे? ओके, स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, न्यूक्लियोटाइड है, नाइट्रोजन बेस या ये सब लिखा हुआ है। टू न्यूक्लियोटाइड्स आर लिंक थ्रू 3,4 फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। उसके ऊपर देखो वो मार्जिन पे ना उसने लिखा है श्रेया ने, थायमिन का दूसरा नाम है 3 मिथाइल यूरासिल, सॉरी 5 मिथाइल यूरासिल। यस, टू न्यूक्लियोटाइड्स आर लिंक थ्रू 3,5 phosphodiester linkage to form dinucleotide. In RNA, nucleotide residue has additional OH group present at the second position on the ribose. ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। डीएनए एसिडिक सब्सटेंस है जो प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस में, इसको नाम दिया था न्यूक्लिन। किसने नाम दिया था? फ्रेडरिक मिशर ने। किसने? फ्रेडरिक मिशर ने। डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए किसने दिया था? जेम्स वॉटसन और फ्रांसिस क्रिक ने, बेस्ड ऑन एक्स-रे डिफ्रैक्शन डेटा प्रोड्यूस्ड बाय विल्किन एंड रोजलिन, and they propose this model of DNA. क्लियर? फिर डीएनए और आरएनए का थोड़ा सा डिस्टिंक्शन दिया है जो अगेन बोर्ड्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। डीएनए में डीऑक्सीराइबोज होता है और आरएनए में राइबोज होता है। कंटेन CTS pyrimidine AGS प्यूरिन, यहाँ पर होगा कंटेन CNUS pyrimidine ANGS प्यूरिन। प्यूरिन चेंज नहीं होता है, क्या चेंज होता है? pyrimidine। ओके, हैज डबल स्टैंडर्ड अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर। आरएनए का सिंगल स्टैंडर्ड अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर हो सकता है, या इन जनरल सिंगल स्टैंडर्ड होता है। यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ रेप्लिकेशन, आरएनए रेप्लिकेट नहीं करता है। ये ट्रांसमिशन करता है हेरिडिटी इफेक्ट्स का, ये प्रोटीन सिंथेसिस को कंट्रोल करता है। इजी। फंक्शनली कौन सा ज्यादा एक्टिव है, डीएनए या आरएनए? आरएनए। आरएनए। आरएनए के बहुत सारे फंक्शन है, इनफैक्ट इतने सारे फंक्शन है इसीलिए वो जेनेटिक मटेरियल नहीं है। जेनेटिक मटेरियल के लिए स्टेबिलिटी होना बहुत जरूरी है। अगर वो स्टेबल है तब वो नेक्स्ट जनरेशन में एज इट इज जा सकता है, बिकॉज स्टेबल है मतलब उसके पास फिक्स कैरेक्टर्स है, वो ऑलरेडी अडेप्ट और इवॉल्व होकर ये कैरेक्टर बना है। आरएनए में स्टेबिलिटी नहीं है, तो आरएनए अगर नेक्स्ट जनरेशन में जाता है तो आरएनए को फिर से सब मेहनत करके उसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करना पड़ता है। तो ऐसा हम बोलते हैं, आगे एक पैराग्राफ भी है जहाँ पर लिखा है डीएनए वर्सेस आरएनए, वहां पर ये लिखा है कि आरएनए प्रिमिटिव सेल का जेनेटिक मटेरियल था। क्यों? बिकॉज प्रिमिटिव सेल में बहुत सारी चीजें नई नई बनानी थी, तो वहां पर आरएनए बेस्ट काम कर सकता था। बट जैसे जैसे हम लोग डेवलप हुए, आरएनए से पहले डीएनए बना होगा, और डीएनए के पास फिक्स कैरेक्टर था जो एज इट इज नेक्स्ट जनरेशन में जा सकता है। तो डीएनए को जेनेटिक मटेरियल सिलेक्ट किया गया बिकॉज ऑफ इट्स स्टेबिलिटी। उसके पास कैरेक्टर है, वो कैरेक्टर बना है बहुत सारे जनरेशन के म्यूटेशन से, अडेप्टेशन से, इवोल्यूशन से, तो उसको अब चेंज नहीं करना। तो पहले आरएनए बना होगा फिर डीएनए बना होगा। और आरएनए ने क्या काम किया? बाकी सारा काम किया जो डीएनए कर सकता था, या डीएनए को हेल्प करने वाला काम किया। जैसे ट्रांसक्रिप्शन में एमआरएनए काम आता है, टीआरएनए ट्रांसलेशन में काम आता है, आरआरएनए प्रोटीन सिंथेसिस बनाने के काम आता है, तो बहुत सारी चीजों में यूज होता है। आरएनए एक वर्सेटाइल मॉलिक्यूल है। ये जब पढ़ा था तब मैंने आपको कोरिलेशन दिया था, समझो धोनी और जडेजा, MSD धोनी, ठीक है, चेन्नई सुपर किंग का कैप्टन है, बैटिंग बहुत लेट करता है, बॉलिंग बिल्कुल नहीं करता है, फील्डिंग में कीपिंग करता है। अगर T20 का बात करें, कीपर के पास सबसे कम बॉल आता है, बिकॉज सब लोग स्टंप टू स्टंप डालते हैं, या तो बोल्ड होगा तो बाहर जाएगा बॉल, सिंपल। ओके, बैटिंग बहुत मैच में तो धोनी का आता ही नहीं, उससे पहले बॉलर लोग आके मार के जाते हैं। ओके, जडेजा सब करता है, बैटिंग बढ़िया, बॉलिंग एकदम बढ़िया, फील्डिंग पूरे स्टेडियम भर का फील्डिंग कर सकता है। ओके, बट कैप्टन उसको बनाएंगे क्या? ये टाइम बनाया था लास्ट ईयर, थैंक्स टू जडेजा कि मुंबई इंडियंस सेकंड लास्ट था, वरना मुंबई इंडियंस लास्ट होता। कैप्टन एकदम बकवास है, कैप्टन अभी भी किसको रखना चाहिए? धोनी। क्यों? नॉट बिकॉज एज अ प्लेयर, बिकॉज उसके पास होल्ड है टीम का।
सिमिलरली डीएनए स्टेबल, जिसके वजह से उसको जेनेटिक मटेरियल सिलेक्ट किया गया। आज भी कुछ वायरसेस में डीएनए इज नॉट द जेनेटिक मटेरियल, क्या है, आरएनए है ना। क्लियर, यस। सेलिएंट फीचर्स ऑफ डबल हेलिक्स डीएनए, यहाँ पर तुम्हारा आंसर स्टार्ट होता है। मेड अप ऑफ 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, जो बैकबोन है, बैकबोन किससे बनेगा, शुगर फॉस्फेट से। किससे बनेगा, शुगर फॉस्फेट से। बेस्ड बेसिस प्रोजेक्ट इंसर्ट, जो बेसिस है यानी जो नाइट्रोजन बेस से कहां पर होंगे, अंदर की तरफ होंगे, बाहर की तरफ चेंज होगा और अंदर की तरफ बेसिस होंगे। सपोज ये डीएनए है, राइट। ये जो आपको पार्ट दिख रहा है हेलिक्स वाला पार्ट, ये शुगर फॉस्फेट चेन है। जो अंदर की तरफ होगा क्या होगा, बेसिस होंगे। क्या होंगे, बेसिस। मतलब ये एक चेन है, ये एक चेन है, अंदर की तरफ क्या होंगे, बेसिस होंगे, ऐसे ऐसे जुड़े होंगे। क्लियर। Two chains have anti-parallel polarity, one with 5' to 3' and the other with 3' to 5'. Bases in two strands pair through hydrogen bonds. एडेनिन बाइंड करेगा थाइमिन को, कितना बॉन्ड होगा, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। गुआनिन पेयर करेगा साइटोसिन के साथ, कितना बॉन्ड होगा, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। प्यूरिन कम्स ऑपोजिट टू pyrimidine, प्यूरिन हमेशा किसके साथ बाइंड करेगा, pyrimidine के साथ। Two chains are coiled in right-handed fashion. Pitch of the helix is 3.4 nanometer, roughly 10 base pair in each turn. पिच ऑफ द हेलिक्स मतलब डिस्टेंस, पिच एंगल बोला तो दो के बीच का एंगल, पिच मतलब दो के बीच का डिस्टेंस कितना है, 3.4 नैनोमीटर, 0.34 है, चेंज कर देना वो। प्लेन ऑफ वन बेस पेयर is stacked over another in a double helix manner. फ्रांसिस क्रिक प्रपोज्ड द सेंट्रल डॉगमा, फ्रांसिस क्रिक ने, जो क्रिक है वॉटसन क्रिक वाला, उसने प्रपोज किया सेंट्रल डॉगमा। सेंट्रल डॉगमा क्या बोला कि डीएनए से आरएनए बनेगा, आरएनए से प्रोटीन बनेगा, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन ये डायरेक्शन में फ्लो करेगा। इजी, डीएनए से आरएनए बनेगा बाय प्रोसेस कॉल्ड एज ट्रांसक्रिप्शन। एमआरएनए से प्रोटीन बनेगा विद द हेल्प ऑफ ट्रांसलेशन एंड टीआरएनए। इजी। डीएनए के ऊपर एक सर्कल भी मारा है, देखो वहां पर, विच मीन्स कि डीएनए खुद से रेप्लिकेट कर सकता है, आरएनए के ऊपर नहीं मारा बिकॉज आरएनए नहीं कर सकता। इजी, श्योर। ये जो पूरा प्रोसेस को बोलते हैं सेंट्रल डॉगमा, क्या बोलते हैं, सेंट्रल डॉगमा का मतलब क्या होता है मालूम है, बेसिक प्रिंसिपल या बेसिक प्रोसेस। इसको हम लोग हिंदी में बात करते हैं मूल सिद्धांत है, मूल सिद्धांत समझते हो, बेसिक प्रिंसिपल कोई भी चीज का। तो प्रोटीन सिंथेसिस का बेसिक प्रिंसिपल क्या है, डीएनए से एमआरएनए बनेगा बाय द प्रोसेस कॉल्ड एज ट्रांसक्रिप्शन, एमआरएनए से प्रोटीन बनेगा बाय प्रोसेस कॉल्ड एज ट्रांसलेशन। इजी, ओके। अभी आते पैकेजिंग ऑफ डीएनए पे। उसके अलावा एक और चीज है, कभी कभी आरएनए से डीएनए बन सकता है, उसको हम बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। क्या बोलते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। जो करता है कुछ वायरसेस, उसको हम बोलते हैं रेट्रोवायरसेस। क्या बोलते हैं, रेट्रोवायरसेस। इसलिए डिफिकल्ट है बिकॉज वो आरएनए से डीएनए बनाता है, और वो डिफिकल्ट है हमारे बॉडी को पहचानने के लिए और ट्रीट करने के लिए। इसलिए जो भी रेट्रोवायरस वाला बीमारी होगा वो पूरी बॉडी का वाट लगा सकता है। एग्जाम्पल HIV। ओके, वो एक टाइप का रेट्रोवायरस। रेट्रोवायरस मतलब क्या, पुराने जमाने का वायरस नहीं, वो उल्टा प्रोसेस करता है। क्या करता है, आरएनए से डीएनए बनाए। क्लियर, यस। उसके पास एक एंजाइम है जिसका नाम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। सम वायरस इंफॉर्मेशन फ्लोज इन द रिवर्स मैनर, दैट इज कॉल्ड एज रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन को पता है एक और नाम है, उसको हम बोलते हैं टेमिनिज्म। क्या बोलते हैं, टेमिनिज्म, TEMENISIM। क्लियर, टेमिनिज्म ये वर्ड यूज करते हैं फॉर रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। ये दिया था किसने, टेमिन नाम के साइंटिस्ट ने दिया था, इसलिए उसका नाम है टेमिनिज्म। सर सेंट्रल डॉगमा क्रिक ने दिया था। यस, फ्रांसिस क्रिक ने दिया। आरटीपीसीआर वो दूसरा बंदा है, वो कार्ल म्यूलिस ने दिया था। नहीं मतलब तो आरटीपीसीआर को फिर रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन नहीं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन नहीं बोलते उसको लोग रियल टाइम पीसीआर बोलते हैं। आरटीपीसीआर का दो मतलब है, रियल टाइम पीसीआर है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पीसीआर, बिकॉज उसमें भी सिंगल स्टैंडर्ड से डबल स्टैंडर्ड बनता है। वो आरटीपीसीआर का एक्चुअली प्रोनाउंसिएशन इज नॉट रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पीसीआर, उसका मतलब है रियल टाइम पीसीआर, बिकॉज उसमें अपने को एग्जैक्टली टाइम पे कंप्यूटर पे दिखता है कि क्या क्या स्टेज चल रहा है। वो आरटी को रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन इसलिए यूज करते हैं बिकॉज में हम लोग एंजाइम डालते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, दैट इज इज आल्सो कॉल्ड एज रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पीसीआर। बट उसमें रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन एंजाइम है जो हम लोग यूज करते हैं, उसका मेन काम है उसका दैट आरटी स्टैंड्स फॉर रियल टाइम, नॉट रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। ओके, जैसे बीटी कॉटन मतलब बैसिलस thuringiensis है, बट वो बायोटेक में यूज होता है तो अपने को लगता है बीटी क्रॉप मतलब बायोटेक का क्रॉप, नहीं, दैट इज बैसिलस thuringiensis का क्रॉप। क्लियर, चलो पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स।
इन यूकैरियोट्स वेल डिफाइंड न्यूक्लियस इज एब्सेंट। नेगेटिवली अच्छा डीएनए का चार्ज क्या होता है बच्चा? नेगेटिव चार्ज। क्या होता है? नेगेटिव चार्ज। कैसे नेगेटिव चार्ज? PO4 की वजह से। यस, PO4 माइनस की वजह से। यस ठीक है, हर न्यूक्लियोटाइड में माइनस माइनस होगा तो डीएनए के पर क्या चार्ज होगा? नेगेटिव चार्ज। ओके, आरएनए भी न्यूक्लियोटाइड ही है ना, उसके पास भी तो फॉस्फेट ग्रुप, उसके पास भी क्या होगा? नेगेटिव चार्ज। प्लस हिस्टोन के पास होता है पॉजिटिव चार्ज। क्या होता है? क्यों पॉजिटिव चार्ज होता है? बिकॉज हिस्टोन बनता है अमीनो एसिड की वजह से, और इसमें कौन सा अमीनो एसिड ज्यादा होता है? लाइसिन और आर्जिनिन। लाइसिन और आर्जिनिन पहले तो बेसिक है और इनके पास पॉजिटिव ग्रुप ज्यादा है। तो हिस्टोन्स आर पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन, डीएनए इज नेगेटिवली चार्ज न्यूक्लिक एसिड। और acid इसलिए है। हाँ, इसीलिए नेगेटिव चार्ज ऑफ डीएनए और पॉजिटिव चार्ज ऑफ हिस्टोन जो होता है वो चिपक सकता है। एक और रीजन है बाइंडिंग का इनके, न्यूक्लिक एसिड है। डीएनए इज एसिडिक वेयरएज हिस्टोन इज बेस, बेसिक प्रोटीन। क्लियर? बेसिक प्रोटीन मतलब एसिड बेस वाला बेस, बेसिक क्लोथिंग वाला बेस नहीं। ठीक है, बहुत दुख रहा है क्या? अरे ये इसकी वजह से भी होता है। ये ना तो निकाल दो ना थोड़ी देर। कितना घंटा पहनने को बोला आप? पूरा दिन सोचे पूरा 4 महीने तक। अभी थोड़ा बढ़ गया ऐसा लग रहा है। बढ़ा है, ऐसा मूवमेंट मत करो ना फिर। मूवमेंट नहीं कर रहा हूँ, फिर भी बढ़ रहा है क्योंकि मैं बार बार निकाल देता है इसको। तो या तो रख, अभी निकाला है तो फिर तुरंत पहन मत। अभी तुरंत आधे एक घंटे तक फिर निकाला रख, फिर वापस पहनेगा तो 3-4 घंटा पहन, ऐसा कर। नहीं, अभी लेक्चर को 1 घंटा नहीं हुआ है, 1.5 घंटा उसमें तुमने। हाथ धोना पड़ता है। अरे इधर उधर हो रहा है। ये देख इसके ऑर्डर खून खून वो हो जाता है, जम जाता है थोड़ा। टाइट मत बांध, टाइट ही बांधना ही है उसको। राखी है क्या? टाइट नहीं। निकाल रहा है तो फिर आधे घंटे तक निकाल के रख, फिर बार बार मत पहन। बिकॉज तू निकाल रहा है पहन रहा है, उसमें ज्यादा स्ट्रेन पड़ेगा हाथ को। सिस्ट और ट्यूमर अलग अलग है ना, मतलब? टेक्निकली यस, बट सिस्ट से ट्यूमर बन सकता है। और ट्यूमर तो फैल सकता है ना फिर। हाँ, but ट्यूमर भी 2 टाइप का होता है ना, बेनाइन होता है, मैलिग्नेंट होता है। बेनाइन हो तो नहीं फैलेगा वो। ठीक है, सिस्ट मतलब ऐसा खाली ग्रुप ऑफ सेल्स है जो साथ में है, और वो इसमें एम्प्टी स्पेस ज्यादा होता है। ट्यूमर में डिवीजन ज्यादा होता है cell का। हाँ, ऑयल का, हाँ। इसमें काट के भटूरे तलेगा। नहीं, सेल्फ वो नहीं कर सकता, मतलब खुद से। बना तेल में तो बिल्कुल निकल रहा है। हाँ, मतलब खुद से निकालनी। नहीं, यार क्या और खुद से निकालना भी क्यों है? इमेजिन भी क्यों करना बहुत प्रेस करते हैं हाँ, उसको, शीशा देना पड़ेगा। अरे एक टेक्निक है, एंशिएंट टेक्निक हेडेक का, पता है तुमको? कौन सा सर? डू यू नो दिस? उसको बोलते हैं ब्लड पोरिंग टेक्निक है। क्या क्या बोलेंगे? ब्लड एक टेक्निक है, एंशिएंट टेक्निक जो इजिप्शियन लोग यूज करते थे। वो टेक्निक का नाम है ब्लड पोरिंग, जो हेडेक के लिए यूज होता है। हम लोग ऐसा ऐसा हेड ऐसा प्रेस करते हैं पर्टिकुलर जगह पर, फिर ऐसा पूरा बांध के रखते हैं कपड़ा। एक यहाँ पर एक स्वीट स्पॉट होता है यहाँ पर, यहाँ पर लोग ऐसा होल मारते हैं और पूरा ऐसा ब्लड का पिचकारी बाहर आता है, और फिर लोग जमा करते हैं, और फिर वो जो बंदे को निकल रहा है फिर वो बेहोश हो जाता है, और फिर वो ठीक हो जाता है, हेडेक निकल गया। हेडेक निकल जाता है। बट इसमें बहुत सारा अभी उसका साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा है। पहले के टाइम में पता नहीं, और काफी वियर्ड लगता है, सब पूरा पिचकर निकल रहा है टप 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 टप, और उसको नहीं पिन मारते बाबा, बट ऐसा बड़ा सा राउंड जितना बड़ा सा पिन घोपते हैं ऐसा, और पूरा ऐसा बाहर आता है, ऐसा एकदम पूरा फाउंटेन बाहर आता है। हेडेक क्यों होता है? हेडेक बहुत सारे रीजन के जैसे होता है, वो ऑक्सीजन में पहुंचता है। बहुत सारे रीजन होते हैं, देयर आर मेनी रीजंस। मैं जब भी अपना एक गला फोड़ता हूँ ना, मेरा फोड़ने लगता है। या हेडेक? हाँ, हाँ, तो उधर तेरा न्यूरॉन सारा कनेक्टेड है ना यहाँ से, मतलब फिर भी यहाँ पे दर्द होता है ना, और अगर 2-3 बार फोड़े तो बहुत दर्द होगा। तो मत फोड़ा कर 2-3 बार। सर उंगलियों में फोड़ने से वो कुछ नहीं, ऑयल से कुछ होगा नहीं। ऑक्सीजन ज्यादा नहीं करना चाहिए कुछ भी, एनीथिंग ऑफ टू मच इज मच मच। यस, कुछ भी ज्यादा नहीं करना चाहिए, ज्यादा करते तो इसका ऑब्वियसली जो जो साइनोवियल फ्लूइड है उस पर डैमेज हो सकता है, वो डिस्टर्ब हो सकता है। तो अगर दिन भर कुछ टाक टुक टाक फड़ाक फड़ाक ये सब नहीं करने का, थक गए एक बार कर लिया खत्म, जो नॉर्मली तुम लोग करते हो, किसको आदत है नहीं ऐसा उंगली तोड़ने का। सर माइग्रेन और साइनस में क्या डिफरेंस? साइनस क्या होता है बच्चा? अपना उंगली लो, इधर टच करो ऐसा, यहाँ पर तुमको कैविटी दिख रहा है, हाँ ये एक साइनस है। यहाँ पर कैविटी दिख रहा है, हाँ ये एक साइनस। यहाँ पर कैविटी दिख रहा है कान के उधर, ये एक साइनस है। यहाँ पर कैविटी दिख रहा है कान के पीछे, ये एक साइनस है। ऐसा स्कल में छोटे छोटे स्पेसेस है जहाँ पर कफ जमा हो सकता है।
अच्छा और जिसकी वजह से पेन होता है। तो जब भी अगर तुमको बहुत कफ रहेगा तभी आंख एकदम एंड पे घुमा, देखो तुमको क्या मसल दिखेगा इधर, हाँ, अच्छा बिकॉज जो तुम्हारा लेटरल रेक्टस मसल है वो कफ के साथ ये हो रहा है। yes, तो वो साइनसिस में फ्लूइड भरा है जिसकी वजह से साइनसाइटिस होता है, उसमें भी हेडेक होता है और माइग्रेन में भी हेडेक होता है। तो इसलिए दोनों में हेडेक होता है करके वो कंफ्यूजिंग टर्म्स है, बट एक्चुअली दोनों साइनस इज दिस स्पेस जहां पर लिक्विड रह सकता है। माइग्रेन में यूजुअली माइग्रेन में सर यहाँ हाँ पे वही बोला ना, साइनसिस से ही दर्द स्टार्ट होता है, माइग्रेन में पेन स्टार्ट होता है साइनसिस से। हाँ? साइन जो एम्प्टी स्पेस है यहाँ से पेन स्टार्ट होगा, यहाँ से स्टार्ट होगा और फिर ये वाला पार्ट पूरा पकड़ लेता है, कुछ लोगों का सिर्फ ये वाला पार्ट दुखता है, तो कैसा होता है, हाँ ऐसा अलग अलग। मेरे एकदम पीछे से दुख मुझे रहा है। दीवार को थोड़ा मुझे लगा और जब सर जब से ये स्पेक्स लगा है ना तब से एकदम ऐसा फुल बढ़ गया हुआ है हेडेक। हाँ तो अभी स्पेक्स तुम्हारे, तुमने कितना टाइम हो लगा है स्पेक्स? 3 months। हाँ तो बॉडी को थोड़ा टाइम लग गया नहीं सर वो बात नहीं है, ये तो? स्पेक्स जब से लगाया था मैं तो मतलब जब आई चेकअप करवाने गई तो उन्होंने बोला तुमको तो बहुत नंबर है, एक आध का 4 आया था कुछ और ये एक का 3 पॉइंट समथिंग आया। इतना ज्यादा? पता नहीं, मम्मी भी वही हो गई कि आज तक तो कभी ऐसा हुआ नहीं और मेरे को एकदम ऐसा रेगुलरली पेन हो रहा था बहुत हेडेक का। तो फिर उन्होंने बोला तुमको बहुत पहले ही चश्मा है। सर मैं आपको बोलती थी ना आपकी हाँ हाँ दिखने और आप बोलते थे मेरी हैंडराइटिंग इतनी भी गंदी नहीं है। तो सर सच्ची मुझे नहीं दिखता था वो। फिर उसके बाद वो डॉक्टर ने बोली अभी स्टार्ट है ना तो तुम कम नंबर का मैं तुमको सजेस्ट करूंगी और उन्होंने लिख के दिए 2.5 का स्पेक्स। तो अभी वो ही लगा हुआ है सब। तो अभी नंबर तो मेरा 3 और 4 है तो ये स्पेक्स लगाती हूँ तो और दुखता है, नहीं लगाती हूँ तो भी दुखता है। तो बट ऐसा कैसे, इतना ज्यादा नंबर कैसे आ गया पता नहीं सर। और वो उन्होंने तो बोला था कि मुझे लग रहा है तुम्हारे रेटिना में भी प्रॉब्लम है, रेटिना का वो इतना महंगा टेस्ट करवाने बोल दिए। तो मम्मी बोला अभी आई का मतलब आंखों का है तो तुम करवा लो। तो फिर वो रेटिना वाला वो करवा तो? रेटिना कौन सा टेस्ट किया तुम्हारा? पता नहीं सर, कोई तो ऐसी बड़ी सी मशीन थी उसमें ऐसा आई हाँ रखा मेरा था। पापा भी हुआ है। वो पूरा उसमें मेरा पूरा रेटिना पूरा सब सब चीज आ गया। तो फिर उन्होंने बोला नहीं रेटिना तक तो तुम्हारा इतना प्रॉब्लम नहीं है बट हाँ तुम्हारा नंबर बहुत बड़ा है। तुम्हारा कितना नंबर है आरिफ? तुम्हारा 2.5 लग रहा है। ज्यादा पढ़ने का सर मेरी कम मम्मी है को ना? इस एज में लाइक पूरा ऐसा डॉक्टर डॉक्टर बनने के बाद अब जाके उनको ऐसा 3 है उनका नंबर ऐसा आंखों का। तो मुझे अभी से तो मम्मी को वही ऐसा है कि वो सर्जरी वो लेसिक्स वाली आती है। मम्मी को ऐसा वो भी पूछे मम्मी ने डॉक्टर से तो बोले नहीं अभी कुछ अभी थोड़े मत साल करो, हाँ थोड़े साल रहने दो। वो आफ्टर 25-27 करवा सकते हो आराम से, उसमें कुछ ज्यादा ये नहीं है और उसका बट सर वैलिडिटी भी इसकी कम वजह होता से है। रॉन्ग हो गया ना मतलब नंबर का बट इतना डिफरेंस कैसे आ बढ़ गया। गया है, मुझे अभी भी थोड़ा डाउट है पता नहीं नंबर सर। पे तुम्हारे। सर एक बार रीचेक करवाना पड़ेगा। हाँ अलग जगह से कराओ अभी, उसका मशीन में ऐसा सर कैलिब्रेट नहीं मैंने किया यही रहेगा। करवाया था, मम्मी को भी ऐसे ही डाउट आया कि मतलब एक साल ऐसा 18 सालों में नहीं लगा अचानक कैसे। तो फिर 2 जगह करवाया, दोनों जगह सेम ही आया मैंने। तो फिर अभी मत करो सही है फिर। सही है फिर चश्मा चेंज करवाओ। चलो, यूकैरियोट्स में पॉजिटिवली चार्ज बेसिक प्रोटीन होता है जिसको हम बोलते हैं हिस्टोन। नेगेटिवली चार्ज डीएनए रैप होता है अराउंड द हिस्टोन जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोसोम। क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोसोम। हिस्टोन में होता है बच्चा ऑक्टामर। क्या होता है? एक हिस्टोन में 8 अलग अलग टाइप के प्रोटीन्स होते हैं, कुछ इस तरह से दिखता है हिस्टोन। ये मिटा रहा हूँ मैं। Yes. एक काम करना, मुझे ना आज याद दिलाना इसका थोड़ा, ये पूरा ये वाले पूरे पार्ट है, एक और मैं नोट्स है वो तुमको देता हूँ, उसमें थोड़ा क्लियरली लिखा जो आपने लिखा था ना वो हाँ वो वाला, यस। बायोलॉजी व्हेन यू नो यू नो। इफ यू नो हाँ वही सर आप जब कलर पेन से बहुत डिफरेंट पेन से जब बोर्ड पे लिखते हो तो आपको बहुत ऐसा दुख होता है क्या ऐसा क्यों? रब करने के लिए? रब करने के लिए तो ऑब्वियसली होता था। सर मैंने हमेशा आपके फेस पे हेजिटेशन देखा है। इतना मेहनत से लिखा सर वो जब आपने लास्ट में कॉकरोच इन्होंने ड्रॉ किया था ना बोर्ड में तभी तो आपका ऐसा मन ही नहीं कर रहा था रब करने। आप बोले ज्यादा चलो अच्छा इधर बन सकता बना लेते है, हैं। ज्यादा अच्छा बना तो लगता है शी है वापस। स्मार्ट बोर्ड स्मार्ट बोर्ड बहुत नाटक है उसका, एक जगह पर है, बहुत डिफिकल्ट है, उसको जमने को बहुत टाइम लगता है बिकॉज उसमें अभी यहाँ पर लिखा हूँ मैं ऐसे हाथ रख सकता हूँ, हाँ। वैसे लिखना पड़ता है, बहुत त्रास है और बहुत टेढ़ा जाता है। हम्म। और सो प्लास्टिक है तो दैट फीलिंग इज डिफरेंट, तो बहुत बहुत ज्यादा टाइम लगता है सेट होने को। जो साउंड अच्छा लगता है वो जो आता है टक 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 टक, हाँ, हाँ। प्रॉपर चौक वाला साउंड भी आता है।
अच्छा फिर इसमें क्या बोलते हैं, उसमें से प्लस यहाँ पर वर्किंग एरिया बहुत कम होता है, बहुत सारे वायर होते हैं, तो जो चलते चलते कर रहे हैं तो सब ध्यान से चलना पड़ता है, बिकॉज अगर वो स्मार्ट बोर्ड है तो सामने कैमरा भी है, एक प्रोजेक्टर भी है, सब कुछ है। तो ये बोर्ड अच्छा है, हम स्मार्ट बनते हैं और ये बोर्ड रखते हैं, ठीक है। और उसका ये मेंटेनेंस चार्जेस भी बहुत है, हाँ क्या बहुत ज्यादा है, 2000 कुछ नहीं है। मेंटेनेंस की बोर्ड मेंटेनेंस में तो अगर सपोज कुछ भी फॉल्ट आता है, भी सॉफ्टवेयर पूरे भी सॉफ्टवेयर हार्डवेयर के लिए मेंटेनेंस तो पेमेंट थोड़ी लगता है लगता है, उसके सब कुछ भी उसमें भी तुमको ऐसा ईयरली सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है ये मेंटेनेंस। जैसे एंटीवायरस कैसा होता है, बिकॉज अगर वो जा रहे तो प्रोजेक्ट हो रहा है ऑनलाइन, तो बहुत सारे लोग हैक कर सकते हैं, बहुत बार होता भी ना लेक्चर टीचर लोग का हैक, इतना सब तो होता है। चलो कहाँ थे हम लोग, ये डीएनए का धागा है। स्टोन ऑक्टामर। ये तो कुछ जाएगा, यहाँ पर है ऑक्टाम, ये है डीएनए, क्या है डीएनए, और ये है अपना हिस्टोन, क्या है हिस्टोन। हिस्टोन के ऊपर से पूरा डीएनए पास ऑन होता है, वो 1 3/4 राउंड मार के बाहर निकलता है। ओके, ऑक्टामर बनता है हिस्टोन। ऑक्टामर क्यों बोलते हैं इसको, बिकॉज में 8 यूनिट है, H2A 2 है, H2B 2 है, H3 2 है, H4 1 है, अरे H4 भी 2 है, H1 2 है। H1 उसको बोलते हैं लिंकर, क्या बोलते हैं लिंकर लिंकर, ये 1 है। अब गिनोगे तो 9, बट ये सब साथ में रहते हैं, इसको बोलते हैं ऑक्टामर। कुछ इस तरह से दिखाई देगा, H2A H2B H3 H4 इंटू 2। सॉलिड स्टेट तुमने पढ़ा है, तो तुम इस तरह से डायग्राम बनाते हैं, H2A H2A H2B H2B H3 पीछे H होगा, H4 इसके ऊपर मेरा डीएनए पास हुआ, कैसा एक सर्कल पूरा, दूसरा सर्कल 3/4 मार के बाहर जाएगा, राइट ओके। और यहाँ पर आएगा तुम्हारा लिंकर डीएनए, क्या आएगा लिंकर डीएनए या लिंकर मॉलिक्यूल। फिर यहाँ पर एक आएगा लिंकर मॉलिक्यूल। लिंकर क्या करता है, लिंक करता है 2 ऑक्टामर्स को, इसको हम बोलते हैं बच्चा न्यूक्लियोसोम, क्या बोलते हैं न्यूक्लियोसोम। तो 2 न्यूक्लियोसोम को लिंक करता है। तो सपोज ये डीएनए मेरा, ये मेरा हिस्टोन है, हिस्टोन के ऊपर 1 राउंड, दूसरा राउंड कंप्लीट नहीं, 3/4 मार के बाहर निकला, सपोज ये एक हिस्टोन है, इसके ऊपर 1 मारा, 3/4 मार के बाहर निकला, यहाँ पर तीसरा आएगा, वही दोनों का ये वाला, इसके ऊपर 3/4 मार के बाहर निकलेगा, राइट यस। इसके बीच में एक लिंकर मॉलिक्यूल होगा, इसके बीच में लिंकर होगा, इसके बीच में लिंकर होगा। लिंकर का क्या काम है, लिंकर पहले तो 2 लोग को लिंक करता है, ज्वाइन करता है 2 ऑक्टामर्स को, उस ऐसा ऐसा यहाँ पर एक लिंकर होगा, यहाँ पर एक लिंकर होगा, हाँ सर और लिंकर है जो इसको अनवाइंड होने से रोकेगा। सीधी सी बात है, मैं ऐसे चीज के ऊपर धागा बांध रहा हूँ, सर्कुलर चीज के ऊपर, तो उसमें निकलने का चांस है ना, तो लिंकर क्या करेगा, जिप लॉक का काम करेगा, ब्लॉक कर देगा, तो निकले। तुमने कभी भौरा चलाया, भौरा लड्डू हाँ चलाया, ये हिस्टोन है, ये डीएनए, लपेटा लपेटा लपेटा, और फिर हम लोग धागे के एंड में एक ढक्कन बांधते हैं। ढक्कन क्यों बांधते हैं, सपोर्ट के लिए, यस ग्रिप आना चाहिए, और वो अनवाइंड ना हो। अगर नहीं होगा तो, और मैंने ऐसे रख दिया भौरे को, तो निकल जाएगा, ठीक है। कभी खेले तुम लोग भौरे के साथ, हाथ पे खेले हो, नाइस। वो वाला बेब्लेड वाला बटन वाला बटन नहीं, ये रस्सी वाला खेले हो, रस्सी वाला वॉज एन आर्ट। अगर वो आता है तो तुमको ऐसा बहुत तुम्हारा प्रोनेस था बचपन में, मैंने लिटरली गुड नाइस, और हाथ जाली, टांग जाली, ये जाली वो जाली, ऐसा अलग अलग था, ठीक है। मैंने लिटरली, मेरे को नहीं आता था पहले, मेरा हर बार उल्टा ही घूमता था, मैं ऐसा नीचे से ऐसा करता था, मेरे को क्या बोलते तेरे को ये
ये जलाता है, वो जलाता है, हाँ। उल्टा, मेरा उल्टा ही घूमता था, परफेक्ट एकदम उल्टा, एकदम जरूर घूमता था। नहीं भाई, सीधा सीखना पड़ेगा। तो मैं बहुत बहुत प्रैक्टिस करता था, ऐसे घर पे ऐसे ट्राई करता था, और तभी बेब्लेड बहुत चलता था। और मेरे को लगता था मैं ही हूँ टाइसन, मेरे साथ ऐसा दुनिया वाले ऐसा कर रहे हैं, मेरे को सीखना पड़ेगा, मेरे को स्किल जमा करना पड़ेगा। और यही तो काम होता था स्कूल के टाइम में। स्कूल हो गया, ट्यूशन 2 घंटा हो गया, फिर तो यही बकबक करना, खुद के मन में अपन हीरो है, अपना सीरीज चल रहा है, वेब सीरीज, जिसपे अपन ऐसा हीरो, रास्ते पे बेब्लेड मिल गया अपने, वही सब चल रहा है, ठीक है। बट मेरे को उल्टा ही आता था। देन ऐसा लिट, और तब तो यूट्यूब भी नहीं था सीखने के लिए, बहुत ट्राई करता था खुले में, और मैं घर पे ट्राई करता, मम्मी बोलती घर पे नहीं, टाइल्स खराब होता है। किचन में था, किचन में पुराना वाला टाइल्स था, उधर चला तो मैं किचन पे बहुत चलाता था, उसमें भी ऐसा फ्रिज पे लगा था, ठीक है। बिकॉज ऐसा मारते तो कभी कभी नीचे टच होके रिटर्न आता है, नीचे ऊपर उड़ जाता है। और ठक करके मस्त डेंट आता था साइड में, ठीक है। तो काफी सब खेल पता है घर वालों को नहीं, इसलिए कभी कभी सब मालूम, सब में धीरे होते ठीक है। होगा। अभी तो फ्रिज भी गया, घर भी गया वो। बट ऐसे फिर धीरे धीरे आ गया मेरे को। देन उसमें ना बहुत स्किल चाहिए था, कैसे फास्ट घुमाना है, और लोग क्या क्या ऐसा नाच नाच के करते थे। सर और वो भी तो करते थे टक्कर। हाँ, टक्कर, यस यस, फिर ऐसा नजदीक लाता है। बेब्लेड में कैसा, द स्पेस वाज स्मॉल, यहाँ पर यू कैन प्रेडिक्ट कि कहाँ तक जाएगा। उस रोड पे खेलते थे, फिर दूर जाता था, फिर ऐसा रस्सी से लेके आते थे हाँ। टकराने के लिए। उसका भी कहीं गया, वो भी लेके आया रस्सी से, बट वाइंडिंग में बहुत टाइम लगता था। तो कभी कभी 2-3 भौरे होते थे, 2-3 रस्सी लेके जाते थे हम लोग, मस्त शॉर्ट्स पहने, चड्डी के अंदर भौरे, मैं घर से बांध के जाता था, इतना प्रो कि नीचे आके टाइम पास नहीं होना चाहिए, आके तुरंत लॉन्च कर दो, ठीक है। क्योंकि उसमें बहुत टाइम लगता है और बहुत एक्सरसाइज हो जाता था ऐसा। ये उंगली पे मस्त ऐसा कट आ जाता था, तो बांध बांध के बांध सर बांध मुझे के। भी लगता था वो उसके ऊपर जो लाइन लाइन रहती है ना उसी हिसाब से वो रस्सी को वैसे ही है वो, सो दैट वो निकले ना। सर बट वो मेरा भाई तो एकदम फास्ट 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 तो उस पे नहीं होता तो चलेगा, बट वो लाइन है करके वो रस्सी निकलता नहीं, अगर वो एकदम फ्लैट होता तो निकल जाता था, ठीक है। एग्जैक्टली सेम भौरे का कॉन्सेप्ट है, उसमें जो ढक्कन बांधते हैं हम लोग, उसका काम होता है वो अनवाइंड ना। यहाँ पर बाइंडिंग के लिए ऑलरेडी हमने पढ़ा है कि पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है, डीएनए नेगेटिव चार्ज है, हिस्टोन क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। Yes. डीएनए के पास एसिड है, हिस्टोन के पास बेस है, Base जिसके है। वजह से वो बाइंड कर सकते हैं, Yes. क्लियर। तो एक Yes. हिस्टोन से और दूसरे हिस्टोन के बीच में कितना वो रहता है? लिंकर क्या, कितना स्पेस रहता है? 20 न्यूक्लियोटाइड का स्पेस, 20 बेस पेयर्स होते हैं, ठीक है। बुक में ना तुमको पहले प्रोकैरियोटिक दिया है, फिर यूकैरियोटिक दिया है। प्रोकैरियोटिक में से सर्कल सर्कल करके फॉर्म होता है, दिख रहा है डायग्राम, यस। स्टेट बोर्ड वाला बुक में देखो डायग्राम दिया है, सर्कल सर्कल करके फॉर्म होगा, हाँ, सर्कल फॉर्म होगा, फिर इसके ऊपर सर्कल फॉर्म होते रहेंगे, बाद में एक सर्कुलर डीएनए फॉर्म होगा, ठीक है। यूकैरियोटिक में ऐसा नहीं होता, यूकैरियोटिक में हिस्टोन के ऊपर फॉर्म होगा, उसको बोलते हैं न्यूक्लियोसोम। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोसोम। जब एक के बाद एक जुड़ते रहते हैं उसको हम बोलते हैं बीड्स ऑन स्ट्रिंग मॉडल। क्या बोलते हैं, बीड्स ऑन स्ट्रिंग मॉडल। ऐसा लगता है कि मोतियों की माला है जो तुमको डायग्राम में दिया है यहाँ पर नीचे। और ये बीड्स ऑन स्ट्रिंग मॉडल जब और ट्विस्ट करते हैं, जैसे रबर बैंड को हम ट्विस्ट करते हैं तो पहले वो स्पाइरल बनता है, फिर एक पॉइंट तो खुद के ऊपर ही लपेटा जाता है, और उसके बाद और करोगे तो पूरा ट्विस्ट होकर एकदम सर्कुलर स्फीयर बन जाएगा। एग्जैक्टली ऐसे ही टाइप का फॉर्म होगा अपना क्रोमोसोम। तो यही बीड्स ऑन स्ट्रिंग मॉडल और ट्विस्ट होके अपना क्रोमोसोम बनेगा, क्लियर, यस। ये 8 मॉलिक्यूल्स इसके अंदर होते हैं। हाँ, वो सर्कल जो है वो 8 मॉलिक्यूल वाला है, ऐसा है वो एक्चुअली, बट वो साथ में उन लोग ने स्फीयर जैसा बनाया। एक्चुअल डायग्राम ऐसा आएगा। इधर होता है। इधर नहीं है बच्चा, डीएनए इसके, डीएनए ये धागा है, अच्छा। डीएनए के तो ऊपर ये दिस धागा इस, एक स्टेप है। हाँ, वो एक शिफ्ट 2.2 मीटर, उसको कैसे मैं कंसाइज करके लिटरली माइक्रोमीटर के साइज में उसको फिक्स करूंगा, दैट इज व्हाट वी आर लर्निंग हियर। Histones are rich in basic amino acid residues, lysine and arginine. Both carry the positive charge in their side chain. Single nucleosome contains about 200 base pair. कितना base pair होगा, 200 base pair होगा. Chromatin is repeating unit of nucleosome. Chromatin back to back repeat करेगा, form करेगा nucleosome. नॉन हिस्टोन क्रोमोसोम भी होता है। नॉन हिस्टोन क्रोमोसोम क्या होते हैं, ये ऐसे क्रोमोसोम है जो पैकेजिंग के लिए यूज नहीं किए जाते, क्लियर। इसमें 2 टाइप होता है, यूक्रोमैटिन और हेट्रोक्रोमैटिन। यूक्रोमैटिन लाइटली स्टेन करता है, लूजली पैक्ड होता है। लूजली पैक्ड होगा मतलब हिस्टोन कम होगा, डीएनए ज्यादा होगा। डीएनए ज्यादा इसलिए क्या है, ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव है। क्या है, ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव। हेट्रोक्रोमैटिन डार्क होता है, डेंसली पैक्ड होता है। डेंसली पैक्ड होता है मतलब हिस्टोन ज्यादा होगा, डीएनए कम होगा। डीएनए कम होगा यानी ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव, क्लियर, यस। हेट्रोक्रोमैटिन यूक्रोमैटिन याद रखो, इसके ऊपर 2013 में क्वेश्चन पूछा था, ये मैं क्वेश्चन रॉन्ग किया हूँ, तुम कुछ नया गलती करके लाना, ये वाला रॉन्ग। अभी लास्ट लास्ट वाले में भी पूछा था हेट्रोक्रोमैटिन न्यूक्रोमैटिन।
वही था क्वेश्चन कि लाइट चेन क्या था, डार्क चेन क्या है, कौन ज्यादा ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव है, इनएक्टिव है। ठीक है, तो मैंने यूक्रोमेटिन को इनएक्टिव बता दिया, हेट्रो को एक्टिव बताया था। लॉजिक ये था हेट्रो मतलब बहुत सारा काम करेगा तो एक्टिव, नहीं, हेट्रो सर इज लेकिन इनएक्टिव। ऐसा ना इजी बहुत लगता है लेकिन बट क्वेश्चन करने में ट्विस्टिंग है, बहुत यस, कंफ्यूज इसलिए मैंने लिखा भी ऐसे ही तुमको है। यूक्रोमेटिन लाइट है, लाइट है मतलब वो डेंसली पैक्ड नहीं है, लूजली पैक्ड है। लूजली पैक्ड मतलब हिस्टोन कम है, डीएनए ज्यादा है, डीएनए ज्यादा मतलब एक्टिव। हेट्रोक्रोमेटिन डार्क है, डार्क मतलब डेंसली पैक्ड है, डेंसली पैक्ड मतलब हिस्टोन ज्यादा, हिस्टोन ज्यादा मतलब डीएनए कम, डीएनए कम यानी ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव। यही फॉर्मेट में लिखा है क्वेश्चन, और ऐसे याद करोगे तो नहीं भूलोगे। क्लियर? ये Yes. होता किधर है मतलब? ये बच्चा क्रोमोसोम में कुछ पार्ट है, कुछ प्रोटीन है जो पैकेजिंग के काम आते हैं, जिसको बोलते हैं हिस्टोन। उसके अलावा कुछ ऐसे प्रोटीन भी जो पैकेजिंग के लिए काम नहीं आते, उसको बोलते हैं एनएचसी या नॉन हिस्टोन क्रोमोसोम। नॉन हिस्टोन क्रोमोसोम में दो है, हेट्रोक्रोमेटिन और यूक्रोमेटिन। यूक्रोमेटिन में पैकेजिंग कम होगा, हेट्रोक्रोमेटिन में पैकेजिंग ज्यादा होगा। पैकेजिंग कम है इसलिए वो बहुत लाइट स्टेन करता है, इसलिए जब भी आप क्रोमोसोम को स्टेन करते हो आपको इक्वल रेड कलर नहीं आता है, डार्क और लाइट शेड्स ऑफ रेड कलर आता है। यहाँ पर लाइट शेड है दैट इज यूक्रोमेटिन, वहां पर हिस्टोन नहीं है, डीएनए ज्यादा है। डीएनए ज्यादा मतलब एक्टिव। जहां पर डार्क स्टेन है मतलब वहां पर पैकेजिंग ज्यादा हुआ है, पैकेजिंग ज्यादा हुआ है मतलब हिस्टोन क्या है, ज्यादा। जहां पर हिस्टोन ज्यादा होगा डीएनए क्या होगा, कम। डीएनए कम है तो वो ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव। नॉन हिस्टोन क्रोमोसोम का एज ऑफ नाउ क्या फंक्शन है अपने को नहीं पता है, इतना पता है कि पैकेजिंग के लिए काम नहीं आता है बस। और ये नॉन हिस्टोन क्रोमोसोम ही अपने को आइडेंटिफिकेशन के लिए काम आता है। हमको जितना पता है डीएनए के बारे में दैट इज जस्ट अबाउट 12 to 18%। बाकी जो पार्ट नहीं पता है वो नॉन हिस्टोन क्रोमोसोम में। ओके, और ये जो 12 से 18% वाला पार्ट है उसके ऊपर अपन पूरा बायो पढ़ रहे हैं, जो हम कंसिडर करते हैं मेजर पार्ट है। ओके, यस, नहीं बोल सकते ऐसे, तो फिर कुछ पढ़ाई कभी होगा ही नहीं। एवरी सब्जेक्ट इज इनकम्प्लीट एंड इट हैज टू बी इनकम्प्लीट। क्लियर? यस। सर्च ऑफ जेनेटिक मटेरियल के पहले यहां तक कोई डाउट? नो सर। ये प्रोटीन है, ये जो आपने देखा, ये 8। हाँ, ये सब प्रोटीन है, डीएनए, न्यूक्लिक एसिड है, बाकी सब प्रोटीन है। जो हिस्टोन वाला पार्ट आप देख रहे हो प्रोटीन है। तो हिस्टोन ज्यादा तो बनता है प्रोटीन ज्यादा, तो फिर एक्टिव भी ज्यादा होता है। नहीं बच्चा, प्रोटीन जाता है, डीएनए थोड़ी जाता है। पैकेजिंग मॉलिक्यूल जाता है, डीएनए ज्यादा नहीं है। भवरा ज्यादा है, रस्सी ज्यादा नहीं है। डीएनए वो है जो ट्रांसक्रिप्शन के लिए काम आएगा। हिस्टोन बनता है अमीनो एसिड से, बेसिक अमीनो एसिड से। लाइसिन और अर्जिनिन ज्यादा होता है इसमें। लाइसिन और अर्जिनिन। एक मिनट रुक जाओ, ये वाले बुक पे आओ, शेडवुड वाली बुक पे आओ। उसमें पैकेजिंग ऑफ डीएनए पे आओ। उसमें पैकेजिंग ऑफ प्रोकैरियोटिक में आएगा सर्कुलर अनफोल्डेड, उसके बाद आता है फोल्डेड जिसमें 40 से 40 लूप्स होंगे, फिर हर लूप में और थोड़ा फोल्डिंग होता है, और फिर ये फोल्डिंग में और कॉइलिंग होता रहेगा जिसके वजह से क्रोमोसोम फॉर्म होगा। प्रोकैरियोट में इतना बस याद रखो, सर्कुलर होता है, दैट्स इट, और कुछ ऐसा एक्स्ट्रा याद करने का जरूरत नहीं है। डायग्राम देखो, डायग्राम 4.4 ये वाला। हाँ, सर्कुलर में लूप्स फॉर्म हुआ 40 to 50 लूप्स, और लूप्स के ऊपर लूप्स फॉर्म होते रहते हैं ऐसा ऐसा ऐसा। ठीक है, और वो हर एक लूप पे और पैकेजिंग होता है, दैट इज कॉल्ड सुपर कॉइलिंग। फिर यही सुपर कॉइलिंग से अपना पूरा क्रोमोसोम बनेगा, किसका, प्रोकैरियोट का। किसका, प्रोकैरियोट का। यूकैरियोट के लिए वही ऑक्टामर वाला स्ट्रक्चर है, देखो नीचे डायग्राम में दिया है जो मैंने बनाया वो। H2O, H2B, H3, H4 सब डबल है, H1 लिंकर है। ओके, वो पहले ऐसा फॉर्म करता है। नेक्स्ट पेज पे आओ, न्यूक्लियोसोम स्ट्रक्चर देखो, बीड्स ऑन स्ट्रिंग मॉडल ऐसा। फिर यही बीड्स ऑन स्ट्रिंग को फोल्ड करूंगा तो सब नजदीक आ जाएंगे। इसको मैंने और फोल्ड किया तो वो एक के ऊपर एक रैप करेगा लाइक अ सोलेनॉइड। सी वाला डायग्राम दिख रहा है, ए बी सी, सोलेनॉइड फॉर्म करेगा, और सोलेनॉइड ही अपना बनेगा क्रोमोसोम। तो जब आप ये आंसर लिख रहे हो आपको क्या लिखना है, पहला ऑक्टामर, फिर बीड्स ऑन स्ट्रिंग, फिर न्यूक्लियोसोम, फिर सोलेनॉइड स्ट्रक्चर। ये 4 स्टेप आपको लिखने हैं। क्लियर? अनुज, आर्यन, तो टेक्स्ट बुक अब तक निकाला क्यों नहीं था? पहला न्यूक्लियोसोम, पहला ऑक्टामर बनेगा, इसको बोलते हैं न्यूक्लियोसोम। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोसोम या ऑक्टामर। फिर बनेगा बीड्स ऑन स्ट्रिंग मॉडल, उसके बाद बनेगा चेन ऑफ न्यूक्लियोसोम। बीड्स ऑन स्ट्रिंग में
दो के बीच में गैप है, इसको और ट्विस्ट किया तो सब गैप नजदीक हो जाएंगे। उसके बाद ये सारे जो बीट्स ऑन स्ट्रिंग है वो एक के ऊपर लाइन करेंगे, जिसको हम बोलेंगे सोलेनॉइड। क्या बोलेंगे? और ये सोलेनॉइड पे मेरा सुपर कॉइलिंग खत्म होता है। यही सोलेनॉइड स्ट्रक्चर आगे जाके क्रोमोसोम जैसा दिखाई देगा। क्लियर? यस। एक बढ़िया सा वीडियो देख लेते हैं इसके ऊपर, सो दैट अपना कॉन्सेप्ट थोड़ा और बेटर हो पैकेजिंग ऑफ डीएनए का। यूट्यूब पे ये आगे वाली साथ कुछ एनसीईआरटी बुक्स की जरूरत ही नहीं, क्वेश्चन पे भी नहीं स्टार्ट डाइजेस्ट का ये पीरियड ए क्या कर रहे हो? स्नैपचैट ऑन कर रहा है। हाँ तो भेज देता हूँ स्टेटस पे देखो। आगे ले लेना नीचे। In this module, you will learn how DNA is packaged inside the nucleus of a cell. DNA, or deoxyribonucleic acid, is a highly coiled structure present within the ultramicroscopic nucleus of a cell. If you fully stretch the DNA of a cell, you will find it blended to be nearly possible. Before we find out अपना डेटा बराबर DNA is packaged inside the nucleus of a cell, let us learn about new structures that help DNA packaging. This is a B-like structure. तो अगला तो गेट करने को कैंडल And DNA. और किए These are basic proteins that form skeleton around which DNA is wrapped. These are nuclei, called histone proteins. This is made of four proteins and finally forms an octagon. Think of histone protein. This is made of a single protein. Solenoid. This is a long-time structure consisting of light and nucleosomes that only are on the outline. Let us now see how DNA is packaged. The nucleus of a cell contains DNA in the form of a thread-like structure called chromatin. Chromatin is a fiber or a string of proteins or nucleosomes that are arranged as particles from one another. You can call this structure a monostrium, which is a diameter of about 10 nanometers. Let us now find out more about these nucleosomes. The proteins that actually form the nucleosomes are further heptatides, called histone proteins and interhistone proteins. The core histone proteins form an optimal assembly of nucleosomes. The optima contains proteins, each of the proteins H2A, H2B, H3, and H4. This configuration of histone proteins is called the core of nucleosomes. A naked histone made of H1 protein is attached to the side of the nucleosome core at the end of DNA. It stabilizes the core in DNA during packaging. In this module, we have learned DNA represents the nucleus of a cell. DNA forms a histone protein that forms 10 nanometers thick fiber
एनिमेशन अच्छा था कि बुरा था? लास्ट टाइम कुछ अलग देखा था ना मैंने शायद, वो मिल नहीं रहा है मुझे, बट ये समझा कि नहीं, थोड़ा सा विजुअलाइज हो रहा है कैसे हो रहा है पैकेजिंग। यस सर। चलो ठीक है, वी आर डन फॉर द डे, आज के लिए इतना ठीक है। मेरे को एक्चुअली एक्सपेरिमेंट्स भी करवाना था बट एक्सपेरिमेंट नहीं होगा, एक्सपेरिमेंट 4 है और सबके सब कनेक्टेड है। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर कब है अपना? वेंसडे को है राइट? वेंसडे को थोड़ा जल्दी आ सकते हैं? कितने बजे तुम्हारा लेक्चर है दूसरा? वेंसडे को कुछ नहीं है ना? है ना क्या है? केमिस्ट्री कितने बजे? 11 से 3 तक ना पता 2:30 तक पता है तो 2:30 को आओगे? आ जाएंगे सर